हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 6 चैप्टर 61। एक नई सुबह। कपूर विला। ऐश का रूम। सुबह की धूप चेहरे पर पड़ने के कारण ऐश नींद में ही कसमसा जाती है। वह धीरे धीरे अपनी पलकें खोल आसपास देखती है तो घड़ी में सुबह के 8 बजे बज रहे थे। वह जल्दी से उठकर बेड पर बैठ जाती है। आज इतने दिनों बाद उसे कॉलेज जाना था। आज की सुबह में कुछ तो खास था। ऐश एक नए विश्वास के साथ कॉलेज के लिए रेडी होने लगती है। बाथरूम में जाकर सबसे पहले शावर ले अपने आप को टॉवल में रेपकर बाथरूम से बाहर आती है। कल अपनी और दादाजी की बातों के बारे में सोचकर ऐश ने ये निश्चय लिया था कि वह आकर्ष से अपनी गलतियों की माफी मांगेगी और उसे सब कुछ बताने के बाद ही अपने जीवन की नई शुरुआत करेगी। वह कबर्ड के पास जा अपने लिए एक स्कर्ट और टॉप निकाल उसे पहन आईने के सामने रेडी होने लगती है। बालों की पोनी करके उसने सामने से 2 लटे निकाले हुए थे। होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगाई थी। मांग में छुपाकर सिंदूर लगाया था। अचानक उसकी नजर अपने गले में जाती है। उसके गले में ऑलरेडी 2 चेन होती है। उसे एक चेन तो पता थी कि यह अनुभा जी ने शादी के वक्त दी थी, पर दूसरी चेन उसके गले में कैसे आए। ऐश ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसका फोन बजता है। वह अपने सारे ख्यालों को झटक फोन देखती है तो उसमें अनोखी का कॉल आ रहा था। ऐश अनोखी का कॉल पिक करती है तो सामने से अनोखी ऐश से पूछ रही थी कि वह आज कॉलेज जाएगी कि नहीं। अनोखी की बात का जवाब देते हुए ऐश उसे रेडी होने के लिए कहती है। अनोखी कंसर्न के साथ पूछती है, तेरी तबीयत सही है ना? पक्का तू कॉलेज चलेगी? यदि प्रॉब्लम है तो हम आज गैप कर लेते हैं, कल से चले जाएंगे। अनोखी की बात सुनकर ऐश मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, हम आज से ही कॉलेज जाएंगे। मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। फटाक से रेडी हो जा, कुछ ही देर में मैं तेरे घर पहुँचने वाली हूँ। ऐश की इतनी चेयरफुल आवाज सुनकर अनोखी मुस्कुराने लगती है और कॉल कट कर बाथरूम में जाकर शावर लेती है। वह भी जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। ऐश अपने कॉलेज बैग को उठाकर रूम से बाहर निकल जाती है। नीचे डाइनिंग एरिया में दादाजी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और आशी से बात कर रहे थे। दादी माँ मेड्स के साथ मिलकर नाश्ता लगवा रही थी कि इतने में ही ऐश भू करके चिल्लाती है और दादी माँ को डरा देती है। दादी माँ डर के मारे अपने सीने पर हाथ रख ऐश को चिल्लाते हुए कहती है, पागल लड़की, इतनी जोर से कौन चिल्लाता है? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। ऐश दादी माँ के गाल को चूमते हुए कहती, ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ जाता? दादी माँ ऐश की गाल पर हल्के हाथों से थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्यों नहीं आता पागल लड़की, किसी दिन ना तो मुझे सीधे पर लोग पहुंचा देगी। ऐश दादी माँ के दोनों गालों को पकड़ खींचते हुए कहते हैं, अरे दादी माँ, आप कहीं परलोक अरलोक नहीं जाने वाले, यही रहोगे और मैं आपको जी भर के परेशान करूंगी। दोनों की नोकझोंक को दादाजी और आशी देख रहे थे। दादाजी ऐश को दोबारा अपने पहले वाले अवतार में देख मुस्कुराने लगते हैं। दादाजी हल्का खांसते हुए कहते हैं, नाश्ता नहीं करना है क्या? फिर ऐश की तरफ रुख करते हुए, और आपको कॉलेज जाने में लेट नहीं हो रहा? टाइम देखा है अपने, 9 बजे बजने वाले हैं। वह चौंकते हुए कहती है, क्या 9 बजे बज गए? फिर दादी माँ की तरफ देखकर, बता नहीं सकते थे आप मुझे 9 बजे बजने वाले? अनोखी को भी पिक करने जाना है। दादी माँ आश्चर्य से ऐश की ओर देखती हूँ और कहती है, पागल लड़की, खुद मुझे परेशान कर रही है। खुद लेट आई है नीचे और मुझे बोल रही है कि मैं तुझे लेट किया है, और मैं लेटेड कुछ नहीं सुनूंगी। चुपचाप तुम नाश्ता करोगी, उसके बाद ही कॉलेज जाओगे। सुन रही हो मेरी बात? पर दादी माँ, मैं लेट हो जाऊंगी कॉलेज के लिए, अभी मुझे अनोखी को भी पिक करना है। दादी माँ ऐश को घूरती है। दादी माँ की घूरती हुई नजरों को देखकर ऐश चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ नाश्ता करने लगती है। दादी माँ हल्का मुस्कुराते हुए अपनी सीट में बैठ ऐश की प्लेट में खाना रखती है अपनी प्लेट में, और खाना को देख ऐश दादी माँ की तरफ ना करने के लिए जैसे ही हाथ उठाने वाली थी, दादी माँ की घूरती नजरों को देख वह चुपचाप उसे खाने लगती है। नाश्ता करने के बाद में सबको बाय बोल अनोखी को पिक करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद ऐस अनोखी के घर पहुंच उससे पिक कर कॉलेज की ओर अपनी कार मोड़ लेती है। रॉय विला। यहाँ स्टडी रूम में दादाजी लगातार आकर्ष को कॉल कर रहे थे, पर वह उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। फ्रस्ट्रेशन में दादाजी अपने मोबाइल को जोर से टेबल पर पटक देते हैं। ये लड़का बहुत जिद्दी है, कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। कैसे बात करूं उससे मैं? मुझे ही पता करना होगा कि वो कहां पर है।
दादाजी किसी को कॉल लगाते हैं और आकर्ष का पता लगाने को कहते हैं। उन्हें कुछ बुरा होने की आशंका हो रही थी, वह बस आकर्ष से ये सब क्लियर करना चाहते थे, पर आकर्ष उनका कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। इधर दूसरी तरफ कॉलेज में मानस आज भी ऐश का इंतजार कर रहा था। उसे एक होप थी कि ऐश आज नहीं कल कॉलेज जरूर आएगी। वह अपने वही स्पॉट पर बैठकर ऐश और अनोखी दोनों का इंतजार कर रहा था। उसे किसी भी तरह ऐश से मिलकर माफी मांगनी थी। मानस को ऐश्वर्या अनोखी का इंतजार करते हुए देख सोनिया चिढ़ते हुए कहती है, मानस तुम कब तक उसका इंतजार करोगे? उससे अगर तुम्हारी चिंता होती तो अब तक वह तुमसे मिल चुकी होती है। मानस जो कि पहले से ही फ्रस्ट्रेशन में बैठा हुआ था, सोनिया की बातें सुनकर उसे चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज सोनिया तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मानस गए ऐसे चिल्लाने पर सोनिया जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, मानस तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो सच है मैं वही बता रही हूँ। उस दिन के बाद से ऐश कॉलेज ही नहीं आए। उससे अगर तुम्हारी फीलिंग्स की चिंता होती तो वह जरूर कॉलेज आती और तुमसे बातें क्लियर करती, पर उसने तुम्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे चाय में गिरी हुई मक्खी। अब मानस का सब्र जवाब दे रहा था। वो इतने दिनों से सोनिया को समझा समझा कर थक गया था, पर वह अपनी जहरीले बातें करना बंद ही नहीं करती थी, इसलिए मानस उसे इग्नोर कर वहां से उठ पार्किंग एरिया की ओर जाने लगता है। मानस को जाते देख सोनिया पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, मानस तुम कहाँ जा रहे हो? वापस यहाँ आओ। मैं जब से देख रही हूँ तुम उससे ऐश के कारण अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हो। अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो मैं अंकल आंटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। सोनिया की यह सब बातें सुनकर मानस गुस्से में मुड़कर उसकी तरफ आता है और उसका गला पकड़ते हुए कहता है, इतने दिनों से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरे मामलों में दखलंदाजी मत करो, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकला और अगर मेरे घर तक बात गई तो सोच लेना तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए इतने दिनों से छोड़ रहा हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। मानस गुस्से से उसका गला छोड़ देता है। मानस के गला छोड़ते ही सोनिया जोर जोर से खांसने लगती है। मानस उसे गुस्से में एक नज़र देख वहां से पार्किंग एरिया की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में ऐश और अनोखी की कार पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। ऐश और अनोखी कार से बाहर आते हैं। अनोखी ऐश की तरफ देखते हुए कहती है, जल्दी चल ऐश, इतने दिनों बाद कॉलेज आ रहे हैं और पहला पीरियड मिसेस दत्त का ही है। वह वैसे ही हमसे चिढ़ी हुई रहती है। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, अभी हमें लेट होता हुआ देखेगी तो फिर चिल्लाने लगेगी। हाँ बाबा चल रही हूँ, रुकना, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। ऐश अपना मोबाइल बैग में ढूंढते हुए कहती है। अनोखी ऐश की बात सुनकर कहती है, तुम्हारा मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा था, तुमने उठाया नहीं था क्या वहां से? ऐश अपने हाथ को सर पर मारते हुए कहती है, मैं भी ना, एक काम कर, तू क्लास की ओर जा, मैं फटाक से मोबाइल लेकर आती हूँ। अनोखी ऐश की बात पर हाँ में सर हिलाते हुए आगे निकल जाती है और ऐश वापस पार्किंग एरिया में अपनी कार खोल मोबाइल निकालती है। ऐश जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद कर पीछे मुड़ती है, सामने मानस को अपने इतना करीब खड़ा देख ऐश डरते हुए 2 कदम पीछे चली जाती है और चीरते हुए कहती है, क्या है मानस, में डर गई ना तुम्हें देखकर? ऐश को इतने दिनों बाद अपने सामने देख मानस खुशी से सीधे उसके गले लग जाता है। मानस के ऐसे गले लगने से ऐश चौंक जाती है और उसे दूर करते हुए कहती है, क्या कर रहे हो मानस? मानस ऐश को और कसकर पकड़ते हुए कहता है, कहाँ थी तुम इतने दोनों से? मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना, मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। मुझे पता है कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे सबसे पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी, पर मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत श्योर था और मैं तुमसे जल्द से जल्द ये चीज़ कन्फेस करना चाहता था, इसलिए मैंने उस दिन वह सब किया। आई एम सॉरी ऐश। ऐश जिसे मानस का छूना अच्छा नहीं लग रहा था, मानस की बात पर उसे दूर करते हुए कहती, ठीक है मानस, क्या तुम मुझे छोड़ोगे? ये सब होते हुए 2 जोड़ी आंखें लगातार मानस और ऐश को देख रही थी। पहली सोनिया जिसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी, वो ऐश को नफरत से देखते हुए वहां से चली जाती है। और दूसरा था आकर्ष, जो कि आंखों में आग लिए ऐश और मानस की करीबी को देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने दिनों बाद ऐश मानस से ऐसे मिलेगी। उसे ऐश के ऊपर और गुस्सा आ रहा था। वो दोनों को गुस्से में घूरते हुए वहां से किसी को कॉल कर गुस्से में कहता है, आज काम हो जाना चाहिए, और वहां से चला जाता है। आकर्ष का चेहरा गुस्से से लाल था। ये आगे आने वाले तूफान के पहले की शांति थी। चैप्टर 62 मॉर्निंग इन टाइम्स। कौन है वह?
शिमला द रॉयल होटल। लीजा का रूम। पूरा रूम रात की कहानी बयां कर रहा था। चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और सामान टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा वहां पर जंग लड़ी गई हो। बेड पर लीजा बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और उसके ऊपर अमन सो रहा था। उसका सर लीजा के सीने पर था। सुबह की धूप के कारण लीजा की आंखें खुलती है और वह अपने सीने पर भार महसूस कर अमन को उठाते हुए कहती है, उठो अमन, सुबह हो गई है। अमन लीजा की आवाज सुन उसकी तरफ देखता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। लीजा उसके किस पर रिस्पांस करते हुए उसके लिप्स पर काट लेती है और खुद के ऊपर से उसे उठने के लिए कहती है। अमन लीजा के उभार को प्रेस कर उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है। लीजा साइड में पड़े हुए नाइट ड्रेस के श्रग को उठा अपनी नेकेड बॉडी को ढक लेती है, पर उसका ढकना ना ढकने के बराबर ही था। श्रग नेट का होने के कारण उसकी बॉडी विजुअल हो रही थी। अमन, जो कि लीजा को लास्ट फुल नजरों से देख रहा था, वो अपने होठों पर जीभ फेर सीटी मार कहता है, क्या सुबह की कसरत एक बार और हो जाए। लीजा उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, रात भर परेशान किया है, अभी भी मन नहीं भरा तुम्हारा। अमन हंसते हुए कहता है, जब तुम सामने आती हो तो मन कभी भरता ही नहीं है। लीजा उसे तिरछी आंखों से देखते हुए बेड से उठकर सीधे फ्रिज के पास जाती है और उसमें से रेड वाइन निकालकर गिलास में डालती है। रेड वाइन के ग्लास को हाथ में पकड़े हुए वह सामने सेडेक्टिव वे में सोफे पर आकर बैठ जाती है। उसकी गोरी टांगे और उसका उभरा हुआ सीना अमन को वापस से एक्साइट कर रहा था। वह बेड पर टेक लगाकर बैठते हुए बाजू की ड्रॉ से सिगरेट निकालता है और उसके कश लेते हुए कहता है, तुम अगर मेरे सामने ऐसे रहोगे तो मुझे दोबारा वह सब करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लीजा अमन की बात पर हंसते हुए धीरे धीरे वाइन की शिप लेने लगती है। क्या बात है, रात को कुछ ज्यादा ही डेस्परेट थे, कुछ हुआ है क्या? अमन सिगरेट की कश लेते हुए कहता है, कल मैंने आकर्ष जिस लड़की को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है उसे ड्रग्स दिए थे, पर वह लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अच्छा, मतलब कल रात तुम उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने वाले थे, पर जब मैंने तुम्हें फोन किया था तुम ऑलरेडी किसी के साथ इंटीमेट हो रहे थे। अमन चौंकते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? लीजा हंसते हुए कहती है, तुम्हारी बॉडी से गर्ल्स ऑर्डर की खुशबू आ रही थी। फिर भी कल तुम मेरे साथ इंटीमेट हुई, तुम्हें तो पसंद नहीं है ना ये सब? कल आग ही ऐसी लगी थी, उस समय मुझे कुछ नहीं सूझा। कल तुमने उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की नहीं? अमन गुस्से से कहता है, उस ब्लडी बिच वेट्रेस के कारण वह लड़की हाथ से निकल गई। उसी को मैं मैनर्स सिखा रहा था। जब मालिक कोई काम दे तो उसे ईमानदारी के साथ करना चाहिए। लीजा जोर से हंसते हुए वापस बेड पर आती है और अमन के सीने पर हाथ फिराते हुए कहती है, ये तुम्हारे मैनर्स सिखाने के तरीके बहुत अलग होते हैं। तुमने उसे जिंदा छोड़ा भी है कि नहीं? जब मैं उसे छोड़कर आया था तब तक तो जिंदा थी, अब पता नहीं जिंदा है कि नहीं। मैंने बॉडीगार्ड को ऑफर कर दिया था उसके साथ मजे करने के लिए। लीजा अमन के ऊपर आते हुए कहती है, तुम और तुम्हारी पनिशमेंट दोनों ही कुछ अलग तरीके की होती हैं। लीजा के ऊपर आने पर अमन उसके लिप्स पर किस करने लगता है। लीजा, जिसने केवल ऊपर नाइट सूट पहना था, वह खुद को एडजस्ट करते हुए अमन के मेनहुड को अपने वुमेनहुड में इंसर्ट कर देती है। अमन, जो कि इस चीज के लिए तैयार नहीं था, लीजा के ऐसे करने पर किस ब्रेक कर उसे देखने लगता है। अमन के ऐसे देखने पर लीजा आंख विंक करते हुए कहती है, तुम्हारा स्ट्रेस दूर कर रही हूं, यही तो तुम चाहते थे ना? लीजा की बात सुनकर अमन तिरछी मुस्कान लिए उसे कहता है, तुम काफी अच्छे तरीके से जानती हो कि मुझे कब और किस चीज की जरूरत होती है। लीजा अमन के शोल्डर को पकड़कर धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करने लगती है। अमन, जो कि लगातार सिगरेट के कश लिए जा रहा था, वह लीजा के हिलते हुए शरीर को एकटक देख रहा था और लीजा प्लेजर से खुद को तेजी से मूव कर रही थी। इतने में ही लीजा का मोबाइल रिंग होता है। लीजा मोबाइल को इग्नोर कर वापस से तेजी दिखाते हुए खुद को मूव करती रहती है। मोबाइल एक बार रिंग होकर वापस से रिंग होने लगता है। अमन लीजा का मोबाइल साइड टेबल से उठाकर उसे पास करता है तो उसमें आस्था का कॉल आ रहा था। लीजा उसे स्पीकर पर रखने बोलकर अपना काम वापस से करने लगती है। हेलो डियर, इतनी सुबह सुबह कैसे याद कर लिया तुमने मुझे? लीजा, तुम विश्वास नहीं करोगी, आकर्ष यहाँ से जा चुका है बिना हमसे मिले। आस्था की बात सुनकर लीजा रुक जाती है और उसके हाथ अमन की कंधों पर कस जाते हैं। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, क्या उसके साथ सभी चले गए हैं?
चारों ही सुबह ही निकल चुके हैं। लीजा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या सच में आकर्ष उस ऐश्वर्या को पसंद करता है? मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लीजा के ऐसे रुक जाने पर अमन उसे देखकर उसके उभार को जोर से काट लेता है। अपने उभार पर दर्द महसूस कर लीजा दर्द से चिल्लाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मैं आऊं तुम्हारे रूम में? अमन, जो कि दोनों की बात सुन रहा था, लीजा की पोजीशन को चेंज कर खुद उसके ऊपर आते हुए इंटीमेट होने लगता है। लीजा प्लेजर से आंखें बंद कर आस्था की बात सुनकर एक नज़र अमन को देखती है, जो कि अपना काम करने में लगा हुआ था। उसे रोकते हुए कहती है, नहीं मत आओ। वो एक्चुअली मेरी हाथ पर मेरे नाखून लग गए, इसलिए मैं चिल्लाई। मैं 1 घंटे बाद आऊंगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, मैं तुम्हारा नीचे वेट करूंगी। आस्था के कॉल कट करने के बाद लीजा गुस्से में अपने मोबाइल को फर्श पर फेंक देती है। लीजा को गुस्से में देखा अमन रुक जाता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? लीजा गुस्से में अमन को चिल्लाते हुए कहती है, तुम रुके क्यों? यू ब्लडी बस्टर्ड, गिव मी हार्ट प्लेजर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आकर्ष मुझे छोड़कर जा कैसे सकता है? अमन तिरछी मुस्कान लिए खुद को लीजा की बॉडी से निकाल वापस से हार्डली उसके अंदर इंटर करते हुए इंटीमेट होने लगता है। अमन की ऐसा करने पर लीजा दर्द से चिल्लाते हुए अमन को घूरती है, तो अमन एक आंख विंक करते हुए कहता है, तुम्हें ही यह चाहिए था, मैं वही दे रहा हूं तुम्हें। ऐसे ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लीजा प्लेजर के साथ चिल्ला रही थी। उस रूम में दोनों के साथ में चिल्लाने की आवाज शोर कर रही थी। दूसरी तरफ कॉलेज में मानस से पीछा छुड़ाकर जैसे तैसे ऐश अपनी क्लास की ओर आती है, तो सामने मिसेस दत्त क्लास ले रही थी। ऐश में हिम्मत नहीं थी, क्या वह उनसे उलझे? ऑलरेडी मानस के कारण उसका दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वह कुछ देर क्लास के बाहर वेट करती है। 15 मिनट बाद मिसेस दत्त की क्लास ओवर हो जाती है और वह क्लास से बाहर आकर देखती है तो ऐश साइड में खड़ी हुई थी। मिसेस दत्त ऐश को देखकर कुछ कहती कि इतने में ही उनका फोन बजने लगता है और वह ऐश को घूरते हुए वहां से चली जाती है। ऐश उन्हें एक नज़र देख गहरी सांस भरकर क्लास के अंदर आती है, जहां पर अनोखी उसका वेट कर रही थी। कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। देखा नहीं तूने? वह मुझकी क्लास ले रही थी। मैं क्लास में आती तो उसे बहाना मिल जाता मुझे डटने का। मैं उसकी क्लास खत्म होने का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद दूसरी टीचर आते हैं और वह अपनी क्लास लेने लगते हैं। उस क्लास के बाद दोनों कैंटीन में जाकर नाश्ता करती हैं और वापस से दूसरी क्लास अटेंड करने लगती है। इतने में एक पियोन आकर ऐश्वर्या के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि कोई उससे मिलने आया। ऐश्वर्या ना समझी मैं अनोखी की तरफ देखती है, कौन मिलने आया होगा? अनोखी ऐश की बात पर कहती है, चलना, चल के देख लेते हैं कौन आया है। दोनों जैसे ही बाहर जाने वाली थी कि इतने में टीचर आ जाते हैं। दोनों को क्लास से बाहर जाते देख पूछते हैं तो ऐश उन्हें बता देती है, जिस पर वो टीचर अनोखी की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसको तो नहीं बुलाया ना? तुम क्लास लो और तुम जाओ बाहर। अनोखी चुपचाप अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और ऐश पियून द्वारा बताए गए रूम की ओर बढ़ जाती है। ऐश को जो रूम बताया गया था वह कॉलेज के आखिरी छोर पर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन इंसान है जो उसे वहां मिलने के लिए बुला रहा है। ऐश सीधे वहां पहुंचती है तो एक रूम उसे दिखता है, वो अंदर जाती है तो वहां अंधेरा था। धीरे धीरे कर ऐश रूम के अंदर जा रही थी कि इतने में कोई रूम का गेट लॉक कर देता है। गेट लॉक की आवाज सुनकर ऐश जल्दी से गेट की ओर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, प्लीज खोलो, इससे कौन है बाहर? प्लीज खोलो, मुझे डर लग रहा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज खोलो। पर कोई नहीं सुनता। इतने में ही उसे किसी चीज की आवाज आती है। वह पूरे रूम का जायजा लेते हुए देखती है तो उसे किसी की परछाई दिखती है। वह गौर से देखती है तो एक बड़े से सोफे पर कोई बैठा हुआ था। वह गेट से सटते हुए कहती है, कौन है वहां पर? क्या चाहिए आपको मुझसे? मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा गया है? और जोर से चिल्लाती हुए बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम कौन हो? तुम बाहर आओ, मुझे यहाँ बंद करके क्यों रखा गया है? ऐश के ऐसे चिल्लाने पर वह शख्स अपनी जगह से खड़े होते हुए धीरे धीरे ऐश की ओर बढ़ने लगता है। उस शख्स को अपनी तरफ आता देख ऐश दरवाजे से और चिपकने लगती है और उस शख्स को उंगली दिखाते हुए कहती है, दूर रहो तुम। पर वह शख्स धीरे धीरे ऐश के पास आता है और ऐश के बिल्कुल करीब खड़ा हो जाता है। जैसे ही है अपनी कैपते हुए सर को ऊपर करती है, सामने खड़े शख्स को देख शॉक रह जाती है।
चैप्टर 63 आकर्ष का गुस्सा जबरदस्ती बेहोशी। ऐश जैसे ही रूम में इंटर करती है तो रूम में अंधेरा था, वह थोड़ा आगे बढ़ती है पर रूम में उसे कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए वह थोड़ा घबराते हुए आवाज लगाती है, कोई है यहाँ पर। किसी को कुछ ना बोलता देख ऐश जैसे ही मुड़कर वापस जाने वाली थी कि इतने में ही पीछे से रूम के डोर लॉक होने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ऐश चौंकते हुए पीछे मुड़ती है तो दरवाजा बंद हो चुका था। वह जल्दी से दरवाजे के पास जा अपने हाथों से दरवाजे को पीटते हुए कहती है, प्लीज दरवाजे को खोलो, कोई है बाहर, प्लीज दरवाजे को खोलो, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। ऐश एक बार पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे रूम में अंधेरा था। अब उसे घबराहट होने लगी थी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज कोई बाहर हो तो दरवाजे को खोल दो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं इधर लॉक हो गई हूँ। पर कोई होता तो ही ऐश की सुनता ना, इतने में ही उसे किसी और के भी उस रूम में होने का एहसास होता है। वह डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो अंधेरे में ही उसे एक इंसान की बनावट बड़े से सोफे पर बैठी हुई दिखती है। कुछ ही देर में उस रूम में हल्की रोशनी होती है जो काफी नहीं थी सोफे पर बैठे शख्स का चेहरा देखने के लिए। ऐश का डर से बुरा हाल हो रहा था। एक तो उसे वह शख्स दिखाई नहीं दे रहा था, वह डर से वापस से चिल्लाने लगती है तो पीछे से आवाज आती है, सेच। उस शख्स ऐसा करने पर ऐश का डर से बुरा हाल हो रहा था। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है तो वह शख्स खड़ा हो अपने कदमों को ऐश की तरह बढ़ाता है। ऐश उस शख्स को अपने पास आते देख दरवाजे से चिपकती हुए उस शख्स की ओर देखते हुए कहती है, मेरे करीब मत आना। पर वह शख्स ऐश को नजरअंदाज कर धीरे धीरे वह करीब आता है तो ऐश उसे अपनी कांपती हुई उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो तुम मेरे करीब नहीं आना वरना इसका अंजाम सही नहीं होगा। वह शख्स ऐश के बिल्कुल करीब आ उससे चिपक कर खड़ा हो जाता है। ऐश जो कि डर से कांप रही थी अपना सिर ऊपर कर उस शख्स को देखती है तो वह चौंक जाती है। वह शख्स ऐश के करीब जाकर उसके कान में कहता है, मैं तो तुम्हारे बहुत करीब आ चुका हूं मिस कपूर, तो मेरा अंजाम क्या होना चाहिए। ऐश उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, प्रोफेसर आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, वह शख्स कोई और नहीं हमारे प्रोफेसर रॉय थे जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी ऐश को यहाँ बुलाने की। आकर्ष ऐश के ऐसे धक्का देने पर 2 कदम पीछे हो जाता है। ऐश उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, आपसे यह उम्मीद नहीं थी, मुझे अपने मेरे साथ गलत किया और अभी भी आप मुझे ऐसे बुलाकर यहाँ लॉक कर गलत कर रहे हैं। आकर्ष ये सब बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। एक तो ये लड़की गलती करती है, ऊपर से अपनी गलती मान भी नहीं रही है। इसने उसे टिश्यू की तरह यूज करके उसे रूम में अकेला छोड़ दिया और यहाँ आकर उसे ही लेक्चर दे रही है। आकर्ष गुस्से में ऐश के उस हाथ को पकड़ मोड़कर उसकी पीठ पर लगा देता है। आकर्ष के ऐसा करते ही ऐश दर्द से बिलबिला जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आंसू भरी आंखों से आकर्ष को देखते हुए कहती है, प्रोफेसर मुझे छोड़ दिया, मुझे दर्द हो रहा है। ओ रियली मिस कपूर, आपको भी दर्द होता है, पर मुझे तो लगा था आप दर्द देने वालों में से। ऐश ये सब बखूबी जानती थी कि प्रोफेसर ये सब उसे क्यों सुना रहे हैं, इसलिए वह उनसे माफी मांगते हुए कहती है, देखिए प्रोफेसर जो भी मैंने किया वह ना समझी में था, मेरा आपको हट करने का कोई इरादा नहीं था। पर मैं जानती हूँ कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे वहां से जाना है, ठीक लगा। क्या सही नहीं था मिस कपूर? सब कुछ सही था, आपने सब बिगाड़ दिया, आप जानती थी सब कुछ, फिर भी आपने ऐसी हरकत की, मैं जान सकता हूँ क्यों? आकर्ष ने चिल्लाते हुए कहा। ये सब कहते हुए आकर्ष की पकड़ ऐश के हाथों पर कस रही थी। आकर्ष उसके और नजदीक जाता है जिससे ऐश के उभार आकर्ष को अपने सीने पर महसूस हो रहे थे। एक बार फिर ऐश की करीबी से उसकी बॉडी हार्ड हो रही थी। वो उसे खुद में महसूस करना चाहता था पर वह जानता था कि अभी अपने सवालों के जवाब लेना जरूरी है। आकर्ष चिल्लाते हुए कहता है, मैंने आपसे कुछ पूछा है मिस कपूर, जवाब चाहिए मुझे। देखिए प्रोफेसर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी भी बोल रही हूँ कि हम बात पर यहीं खत्म नहीं कर सकते हैं। वन नाइट स्टैंड था बस और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। रियली मिस कपूर, मुझे आई लव यू बोलकर मेरे साथ रात बिताकर आप उसे गलती का नाम दे रही है और उस मानस के साथ गले मिल रही हैं। क्या मैं आपको पूरा नहीं पढ़ता हूँ? या फिर मैंने उस रात को आपको अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं किया? आप कहे तो मैं यहाँ आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर दूंगा, फिर आप दूसरे लड़कों के पास मुंह मारने नहीं जाएंगी।
आकर्ष की ऐसी गंदी बातें सुनकर ऐश अपने दूसरे हाथ से आकर्ष के चेहरे पर एक तमाचा जड़ देती है। ऐश के थप्पड़ मारने पर आकर्ष उसके दोनों हाथों में अपनी पकड़ कस देता है और ब्लड रेड आंखों से देखता है। ऐसी रेड आंखों को देख ऐश को अब डर लगने लगा था। ऐसा रूप उसने आकर्ष का कभी नहीं देखा था। वह डरते हुए कहती, प्रोफेसर आप हद से आगे बढ़ रहे थे इसलिए मेरा हाथ उठा। आप जानते क्या है मेरे बारे में? ऐश ये सब बोल ही रही थी कि आकर्ष उसे दरवाजे से सटाते हुए अपने होठों को उसके होठों से जोड़ देता है और उसे बहुत ही रफ किस करने लगता है। वह किस कम ऐश के होठों को काट ज्यादा रहा था। ऐश दूर करने की कोशिश कर रही थी पर आकर्ष की पकड़ उस पर और कस रही थी। ऐश अपने दूसरे हाथ का यूज कर उसके सीने पर लगातार मार रही थी पर आकर्ष उसके दोनों हाथ को पकड़ दरवाजे में पिन कर देता है। आकाश ऐश को सांस लेने तक का टाइम नहीं दे रहा था। वह लगातार ऐश के होठों को काट रहा था। ऐश उसके इस तरह करने पर उसके गुस्से को महसूस कर पा रही थी। आकर्ष अपने दूसरे हाथ से ऐश के एक पैर को अपनी कमर पर रख धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी स्कर्ट के अंदर ले जाने लगता है। आकर्ष के इस मूव से ऐश की आंखें बड़ी हो गई थी। वह अपनी पूरी ताकत लगा आकर्ष को दूर धक्का दे रही थी पर आकर्ष टस से मज नहीं हो रहा था। आकर्ष धीरे धीरे अपने हाथों को गहराई में ऐश की स्कर्ट के अंदर कर रहा था। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश की आंखों से आंसू आने लगे थे। आकर्ष लगातार उसे चूमे जा रहा था। थी उसी रिदम में उसके हाथों की मूवमेंट थी। आकर्ष तिरछी मुस्कान लिए ऐश के कान में कहता है, तुम्हारी बॉडी मेरे छूने पर रिएक्ट कर रही है। अब ऐश की सांस भारी हो रही थी जिसके कारण वह जोर जोर से सांसें लेने की कोशिश कर रही थी जिससे उसका सीना बार बार आकर्ष के सीने से टकरा रहा था। लगातार अपने निचले हिस्से में आकर्ष के स्पर्श को महसूस कर कांप रही थी। आकर्ष काफी रफली उसके साथ पेश आ रहा था। ऐश को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही मिस्टर राय है। आकर्ष अपने हाथ को स्कर्ट से बाहर निकाल धीरे धीरे ऐश के पेट से होते हुए उसके सीने की तरफ ले आता है और उन्हें प्रेस करने लगता है। ऐश की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह ऐश की टी शर्ट और इनर गारमेंट्स को ऊपर कर धीरे से उसके उभार को किस और बाइट कर रहा था। उसके एक हिस्से को शक करने लगता है। ऐश लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी पर आकर्ष उसकी सारी कोशिशों को नाकाम कर रहा था। आकर्ष को धीरे धीरे महसूस होता है कि ऐश की बॉडी लूज पड़ रही है। वह अपने चेहरे को ऐश के उभार से निकाल सामने देखता है तो ऐश बेहोश हो गई थी। आकर्ष गौर से ऐश के चेहरे पर देखता है। उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था और चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसके होंठ में सूजन थी। ऐसा लग रहा था खून कभी भी निकल जाएगा। आकर्ष ऐश को ऐसे देख की गहरी सांस भरता है और उसकी टी शर्ट और इनर वेयर को सही करता है। उसे अपनी गोद में उठा सोफे पर लेटा देता है और रूम की लाइट ऑन करता है। आकर्ष का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था पर अपनी जान से प्यारी बीवी को इस हालत में देख वह अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। उसे ऐश से सवाल करने थे पर ऐश के ऐसे सामने आ जाने और उनके इतने अच्छे मोमेंट्स को गलती कहे जाने पर उसका गुस्सा और बढ़ गया था। इसलिए आकर्ष इतना एग्रेसिव हो गया। आकर्ष अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर वहीं पास में रखी गिलास डूबा उसे गिलाकर ऐश के आंसुओं से भरे चेहरे को साफ करता है। ऐश के चेहरे को साफ करने के बाद आकर्ष उसके माथे पर किसकर लिप्स में बेबी किस करके वहीं पड़ी चेयर पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद ऐश की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसे अब होश आ रहा था। सामने आकर्ष लगातार उसे अपनी नजरों से घूर रहा था। प्रोफेसर राय को वापस से अपने सामने देख ऐश डरते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाती है और खुद में ही सिमटी हुई कहती है, आप मेरे करीब मत आइएगा। आकाश उसके पास जा उसे शांत करते हुए कहते हैं, सेठ शांत हो जाओ। ऐश डर से कांप रही थी। आकर्ष उसके बाजू में बैठ जाता है। ऐश दूरियां बना सोफे के कोना से चिपकती जा रही थी। ऐश को ऐसे खुद से डरता देख आकर्ष अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और अपने चेहरे को ऐश के करीब लाते हुए कहता है, अब अगर तुम 1 इंच भी हिली तो जो अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट भी हुआ आगे भी हो सकता है। इसलिए मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आकर्ष की ऐसी धमकी सुनकर ऐश हाँ मैं सिर हिला देती है। आकर्ष गहरी सांस ले पूछता है, उस रात तुम मुझे छोड़कर क्यों गई और तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो मोमेंट्स तुम्हारे लिए गलती है? मैं जानना चाहता हूँ वजह क्या है। आकर्ष की बात सुन डरते हुए उसे देखती है और कहती है, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। ऐश की बात सुन आकर्ष की त्योरियां चढ़ जाती हैं। वह अपनी एक आईब्रो रेज करते हुए कहता है, कौन सी बात छुपाई है? उसे दिन आपके साथ नाइट स्पेंड करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी।
वापस से अपने स्पेशल मोमेंट्स को गलती कहे जाने पर आकर्ष की मुठ्ठियां कस जाती है। वह अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था कि आज को कुछ ना कहे, इसलिए वह उससे आगे कहने के लिए कहता है, मेरी शादी हो चुकी है और मैंने अनजाने में आपके साथ संबंध बनाए और अभी इस चीज के बारे में मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को चीट किया है। और सही मायने में कहा जाए तो एक शादीशुदा लड़की यदि किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है तो यह उसके लिए गलती ही होता है, इसलिए मैं उस रात को गलती कह रही हूँ। आकर्ष उसकी बात को सुन आश्चर्य से उसे देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने, फिर से कहना जरा। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने हस्बैंड को चीट किया आपके साथ उस दिन संबंध बनाए। आकर्ष ऐश को ना समझी मैं देखने लगता, उससे ऐश की बात सुनकर शौक लगा था। चैप्टर 64 सच सामने आना। ऐश के ये कहे जाने पर कि उसकी शादी हो चुकी है वह आकर्ष के साथ संबंध बनाकर गिल्टी फील कर रही है और यह उसके लिए गलती है। आकर्ष आश्चर्य से उसकी तरफ देख कहता है, तुम्हें उस रात का कुछ भी याद नहीं है। ऐश जल्दी से नामे गर्दन हिलाती और कहती है, जब मैं सुबह उठी थी तब मैं बिना कपड़ों के बिस्तर पर थी और बाजू में आप थे। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए मैं जल्दी से अपने कपड़े पहने और अपने रूम में अपना सामान पैक किया और अनोखी को लेकर वापस यहाँ आ गई। ऐश जैसे जैसे अपनी बातें आकर्ष को बता रही थी, आकर्ष की आश्चर्य की सीमा नहीं थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वह ऐश के पास आ उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, उस रात को जब तुम छत में आई थी तो तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने उसका रिप्लाई दिया था और जो भी कुछ हमारे बीच उस टाइम पर हुआ तुम्हें थोड़ा सा भी याद नहीं है। ऐश नामे गर्दन हिला देती है। आकर्ष मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है, उस टाइम पर यह नॉर्मल थी, इसने ड्रिंक भी नहीं किया हुआ था, सब कुछ स्मूथली था, तो ये सब कुछ अचानक से कैसे भूल सकती है। फिर एक नज़र ऐश की तरफ देखता है जो कि डर से आकर्ष को ही देख रही थी। आकर्ष उसके पास जा कहता है, क्या तुम्हें बचपन में कोई चोट लगी थी जिससे तुम्हें कोई बीमारी हो, क्या तुम चीजें भूल जाती हो अक्सर। आकर्ष के ये कहे जाने पर ऐश तूनक कर कहती, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ, मेरे सर पर चोट लगी है, मैं चीज भूलने लगी हूँ। ऐश का ऐसा रिएक्शन देख आकर्ष का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले डर से कांप रही थी, खुद के बारे में कुछ बुरा सुन मुझसे लड़ने को तैयार है। मिस कपूर, बिहेव योरसेल्फ, अपनी जगह पर वापस बैठो, अभी तक मेरे सवालों के जवाब पूरे नहीं हुए हैं। आकर्ष के ऐसे चिल्लाने पर ऐश वापस अपनी जगह पर सर नीचे करके बैठ जाती है। ठीक है, उस दिन की बात क्लियर हो गई। आज सुबह की बात बताओ, मानस के साथ पार्किंग एरिया में क्या कर रही थी आप और उसने आपको गले क्यों लगाया हुआ था। ऐश आकर्ष को आश्चर्य से देखते हुए कहती है, आपने कब देखा, आप वहीं पर थे प्रोफेसर, क्या आप मुझ पर नजर रख रहे हैं। आकर्ष ऐश को गुस्से में घूरते हुए कहता है, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो वरना मैं आगे फिर से कंटिन्यू करूं। ऐश पीछे हटती है, नहीं नहीं मैं बताती हूँ। वह मैं अपना मोबाइल लेने वापस कार के पास गई थी, मैं जैसे ही मुड़ी तो सामने मानस खड़ा हुआ था, उसने मुझे देखते साथ ही गले लगा लिया और मुझे जिस दिन उसने प्रपोज किया था उसके लिए सॉरी कह रहा था। और आपकी टाइमिंग वही थी जब उसने मुझे गले लगाया था और आपने हमें गले मिले हुए देखा, पर मैंने उसे हग नहीं किया था। आकर्ष का चेहरा धीरे धीरे शांत हो रहा था। अब आप अपनी क्लास में वापस जाए और हाँ ध्यान रखना आज के बाद मैं आपको इन कपड़ों में ना देखूं और हाँ खास तौर पर उस मानस से दूर रहना। ऐश आश्चर्य से आकर्ष को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था प्रोफेसर आए उस पर इतना हक क्यों जाता रहे हैं, पर वह अभी कुछ कह नहीं सकती थी। अभी फिलहाल उसे यहाँ से निकलना था, इसलिए वह चुपचाप अपना सर हाँ में हिला देती है और जाने के लिए खड़ी हो जाती है। ऐश को ऐसे ही जाते देखकर आकर्ष उसे पीछे से टोकता है, रुकिए मिस कपूर। ऐश डरते हुए पीछे मुड़ती है, उससे डर लग रहा था कि कहीं आकर्ष का इरादा तो बदल नहीं गया उसे यहाँ से वापस भेजने का। वह डरते हुए पूछती है, क्या हुआ प्रोफेसर। आकर्ष खड़े होकर ऐश की तरफ आता है। आकर्ष जैसे ही इसके पास पहुंचता है ऐश 2 कदम पीछे चली जाती है। आकर्ष अपने हाथ बड़ा उसके शोल्डर पर रखता है और उसे अपने पास खींचता है। उसे घूरते हुए कहता है, पीछे जाने किसने कहा है। फिर उसके बालों को सही करता है और जो टी शर्ट यहाँ वहाँ हो गई थी उसे सही करता है। एक नज़र वह ऐश को ऊपर से नीचे तक देखता है, जब उसे लगता है ऐश बाहर जाने लायक है तब वह उसे जाने का इशारा करता है।
ऐश जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ जाती है जो कि लॉक था। हिचकिचाते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है, प्रोफेसर ये लॉक है। आकर्ष उसे देखते हुए कहता है, खोलो, खुल जाएगा। आकर्ष जैसे ही गेट का नोब घुमाती है वह खुल जाता। वह खुशी से आकर्ष की तरफ देखती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। आकर्ष निराशा में अपना सिर हिलाता है और कहता है, इस लड़की को मुझसे दूर भागने की बहुत जल्दी रहती है। पर कुछ सोचते ही उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वह अपना मोबाइल निकाल अपने खास आदमी को कॉल करता है। हेलो, शादी की रात की मुझे पूरी वीडियो फुटेज चाहिए, जब से ऐश्वर्या नीचे आई थी और जब वह ऊपर गई, एक भी फुटेज छूटनी नहीं चाहिए। सामने वाला इंसान आकर्ष की बात सुनकर हाँ बोल कॉल कट कर देता है। आकर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ऐश के दिमाग से वह पूरी रात ही गायब हो गई। उससे कुछ ना कुछ गलत होने का डाउट हो रहा था। दूसरी तरफ ऐश भागते हुए क्लास के पास आती है जो कि खाली थी। ऐश जल्दी से अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। ऐश को ऐसे जल्दबाजी में आते देख अनोखी उससे पूछती है, क्या हुआ, इतनी तेजी में क्यों हो मैडम, और कौन आया था तेरे से मिलने? अनोखी का सवाल सुन ऐश मन ही मन सोचती है कि वह उसे बताए कि ना बताए। अगर एक चीज बताएगी तो पूरी कहानी शुरू से बतानी पड़ेगी, इसलिए वह बात बनाते हुए कहती, अरे मुझे नहीं बुलाया था, किसी और ऐश्वर्या को बुलाया था। तो तू क्यों इतना लेट हो गई, तुझे तो पहले ही आ जाना चाहिए था। ऐश जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, अरे टीचर क्लास ले रहे थे मैं, वैसे ही वह टीचर बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं बाहर ही टहल रही थी, उनकी क्लास ओवर होने का वेट कर रही थी। अनोखी उससे तिरछी नजरों से घूरती और कहती, पक्का यही बात है ना, कुछ और तो नहीं जो तुम मुझसे छुपा रही है? ऐश आंखें यहाँ वहाँ करते हुए कहती है, अरे तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ तेरे से छुपाऊंगी, यही बात है? फिर अपनी बुक खोलकर पढ़ने लगती है। अनोखी उससे एक नज़र देख वापस से अपना काम करने लगती है। ऐसे ही 1 घंटा और बीत जाता है। अनोखी और ऐश की क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई थी, एक क्लास बची थी, बट दोनों का ही मन क्लास अटेंड करने का नहीं था। इसलिए दोनों डिसाइड करती हैं कि वह घर जाएंगी। ऐश और अनोखी पार्किंग एरिया में अपनी कार में बैठ घर के लिए निकल जाती हैं। आकर्ष को उस आदमी से बात किए हुए 1.5 घंटे हो चुके थे। आकर्ष से इंतजार नहीं हो रहा था। वह जैसे ही उस आदमी को दोबारा कॉल करने वाला था, सामने से उस आदमी का कॉल आ जाता है। सर, मैंने एक फुटेज आपको भेजी है, मुझे उसमें कुछ डाउट लग रहा है, एक बार आप देख लीजिए। आकर्ष उस आदमी का कॉल कट कर उसके द्वारा भेजी गई वीडियो को ओपन करता है। देखता है जिसमें ऐश ड्रिंक कॉर्नर की ओर जा रही थी और वहां पर एक वेट्रेस आती है। ऐश का ध्यान उसके तरफ नहीं था। वह वेट्रेस ऐश की ड्रिंक में कुछ मिलाती है और ऐश को पीने के लिए देती है। ऐश उस ड्रिंक को पीकर कुछ देर वहां बैठ ऊपर की ओर चली जाती है। आकर्ष वापस उस आदमी को कॉल करता है और कहता है, वेट्रेस के बारे में पता किया, उसने क्या मिलाया था ऐश की ड्रिंक में? सर, उस वेट्रेस का उस दिन से कोई पता नहीं है, वह अपने काम पर भी वापस नहीं आए है और जब मैडम गायब हुई थी उसके 2 घंटे बाद ही वह कहीं नहीं देखी गई है। पूरे होटल में मैंने एक एक फुटेज चेक की और मुझे लगता है कि उन्होंने मैडम की ड्रिंक में जो दवा मिलाई थी उसी के कारण मैडम को वह इश्यू हुआ है। मुझे लगता है वह एक तरह का ड्रग है जिसके कारण इंसान अपनी कुछ टाइम की मेमोरी को भूल जाता है और वही चीज मैडम के साथ हुई है। आकर्ष सोच में पड़ जाता है कि वह लड़की ऐश को दवा क्यों देगी, कौन है जो ऐश का उस दिन फायदा उठाना चाहता है। फिर आकर्ष को एकदम से क्लिक करता है कि उस दिन वह लोग जब इंटीमेट हो रहे थे, ऐश इतनी थकी होने के बाद भी उसे वापस से इंटीमेट होने के लिए प्रेशराइज कर रही थी। उस समय तो डाउट उसे नहीं हुआ, पर उसे अब लग रहा था कि वह उस दवा के कारण ऐसा वियर्ड बिहेव कर रही थी। आकर्ष को कुछ बोलता ना देख वह शख्स दोबारा कहता है, सर आप सुन रहे हैं मेरी बात? आकर्ष अपने सेंस में आते हुए कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। एक काम करो, उस लड़की के बारे में पता करो, ऐश से मिलने के पहले वह किससे मिली थी, उसकी सारी फुटेज चेक करो। मुझे कुछ भी करके उस लड़की के बारे में पता करना है। उसने तुम्हारी मैडम को हर्ट करने की कोशिश की है, आगे तुम जानते हो कि तुम्हें करना क्या है। आकर्ष की बात को सुनकर सामने वाला आदमी हंसते हुए कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैडम को हर्ट करने वाले को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आकर्ष वापस से उस दिन के बारे में सोचने लगता है कि आखिर कौन होगा जो ऐश को हर्ट करना चाहता है। क्या यदि मैं उस दिन सही समय पर लिफ्ट में ऐश से नहीं मिलता तो वह किसी और के पास होती और वह भूल भी जाती? क्या उस दिन कोई उसका यूज करना चाहता था?
ये सब सोच सोच कर उसे गुस्सा आ रहा था कि किसी ने ऐश को फंसाने का प्लान किया था। उसका खून खौल रहा था सोच सोच कर, यदि वह टाइम पर नहीं आता तो ऐश किसी और के साथ रात बिता चुकी होती। उसे उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी प्यारी बीवी का यूज करने की उसने कोशिश कैसे की। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके सिवा ऐश को कोई और टच भी करे। चैप्टर 65 झटका डेट पहली मुलाकात। आर्यदीप जी अपने खास आदमी के कॉल का इंतजार कर रहे थे कि इतने में उनके उस आदमी का कॉल आता है। सर, मैंने पता किया है, छोटे साहब आज सुबह ही वापस आ गए हैं और इस समय वह कॉलेज गए हुए हैं। उस आदमी की बात सुन आर्यदीप जी कहते हैं, और कुछ पता चला शिमला में आखिर हुआ क्या था? सर, कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, नॉर्मल ही था सब कुछ, कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई उन दोनों के बीच में। पर अचानक से छोटी मैडम शिमला से घर के लिए निकल गई। जब छोटे साहब को पता चला तब वह भी यहाँ आने के लिए निकल गए। कॉल कट होने के बाद दादाजी आकर्ष को कोसते हुए कहते हैं, नालायक लड़का वापस आ गया है, लेकिन एक बार बताने का कष्ट नहीं हुआ उससे कि मैं वापस आ गया हूँ। ऊपर से मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरे कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा है। आकर्ष को कोसते हुए दादाजी वापस से आकर्ष को कॉल करते हैं। इस समय आकर्ष ऐश को लेकर कुछ सोच ही रहा था कि इतने में दादाजी का फोन वापस से आते देख आकर्ष गहरी सांस ले फोन को उठा लेता है। आकर्ष जैसे ही कॉल रिसीव करता है वह कुछ बोलता कि सामने से दादाजी की गुस्से भरी आवाज आती है, मिल गया टाइम नवाबजादे को कॉल उठाने का। दादाजी, जब मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूं तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि मैं बिजी हूं, क्या बार बार कॉल करते रहेंगे? मुंह बंद कर तू अपना नालायक, ये बता शिमला में आखिर ऐसा हुआ क्या जो ऐश इतने गुस्से में यहाँ आ गई? आदित्य ने मेरा सर खा लिया है कॉल कर करके, और तू बात कर रहा है कि बिजी है। दादाजी की बात सुनकर आकर्ष कहता है, मुझे पता था आप इसीलिए फोन कर रहे थे, इसलिए मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि उस समय मैं आपसे बात करने की कंडीशन में नहीं था। मैं ऑलरेडी गुस्से से भरा हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि मैं गुस्से में आपको कुछ ऐसा बोल दूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए। भाड़ में गया तेरा गुस्सा, पहले मुझे ये बता मेरी बहू गुस्से में वापस क्यों आई? तूने ऐसा क्या किया उसके साथ? दादाजी की बात सुनकर आकर्ष मुस्कुराते हुए बोलता है, अब क्या मैं अपने और अपनी वाइफ के बीच की बातें आपसे शेयर करूं दादाजी? दादाजी हल्का खांसते हुए कहते हैं, मैंने ये सब नहीं पूछा, मैंने बस ये पूछा ऐश ऐसे गुस्से में वापस क्यों आए? कुछ नहीं, हम लोगों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैंने उसे क्लियर कर लिया है, और अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक चीज में हेल्प करें। मुझे क्या मिलेगा यदि मैं तेरी हेल्प करूंगा तो? दादाजी की बात सुनकर आकर्ष आश्चर्य से कहता है, आपने कब से कंडीशंस रखना स्टार्ट कर दिया? जब से तुमने अपनी शर्तों को रखना स्टार्ट किया उसी वक्त से मैंने भी अपनी शर्तों को रखना स्टार्ट कर दिया। दादाजी की बात सुनकर आकर्ष का मुंह बन जाता है और वह कहता है, आपका फायदा ये होगा कि आपकी जो पोता बहू आपके दोस्त के घर में आराम फरमा रही है वह राय विला आ जाएगी। आकर्ष की बात सुनकर दादाजी को झटका लगता है और वह कहता है, फिर से बोलना जरा, तू क्या बोल रहा है? आकर्ष हंसते हुए कहता है, आपने जो सुना है वही बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अब हम ऐश को अपने घर ले आए। आप आदित्य दादाजी से बात कीजिए कि वह उसकी विदाई की तैयारी कर ले, और उससे पहले आपको मेरा काम करना है। दादाजी खुश होते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, इस शर्त में तो मैं तेरी हर बात मान लूंगा। बोल तू क्या चाहता है? मैं ऐश को डेट पर ले जाना चाहता हूं और हम लोग 2 से 3 दिन वहीं रहेंगे। अब मैं उससे डायरेक्टली तो यह चीज पूछ नहीं सकता, इसलिए आप और दादाजी दोनों उसे मेरे बताए गए एड्रेस पर भेजेंगे, ये बोलकर कि उसका हस्बैंड आज पहली बार उससे मिलना चाहता है। तुम इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? तुम डायरेक्टली उससे मिलकर भी तो बता सकते हो ना, और वैसे भी इतने दिन शिमला में रहने के बाद तुम लोगों में ये लुका छुपी वाला गेम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्लियरली उससे बोल क्यों नहीं देते कि तुम उसके हस्बैंड हो? दादाजी की बात सुनकर आकर्ष फ्रस्ट्रेशन में कहता है, आप मेरी बात मान रहे हैं कि नहीं कि मैं और 6 मंथ के लिए ऐश की विदाई पर रोक लगा दूं? दादाजी खिसियानी हंसी हंसते हुए कहते, अरे नहीं नहीं, अगर तू इतना लेट करेगा तो मुझे मेरा पर पोता कब देखने मिलेगा? हाँ, मुझे पता था आपको ना मुझसे प्यार है ना ऐश से प्यार है, आपको केवल अपना परपोता चाहिए, इसीलिए आप इतना हमारे पीछे लगे हुए हैं।
ओह हेलो मिस्टर आकर्ष राय, मुझे तुमसे प्यार हो ना हो लेकिन मुझे अपनी पोता बहू से बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ उसके कदम मेरे घर में जल्द से जल्द पड़े। मैं तुम्हारी सारी बेफिजूल की शर्तों को मान रहा हूँ। हाँ हाँ, वह तो दिख ही रहा है। क्या आप किसकी शर्तों को मान रहे हैं? मैंने जैसा कहा है वह हो जाना चाहिए। मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। मुझे ठीक समय पर मेरी बीवी उस जगह पर चाहिए। ओके। और इसके साथ ही आकर्ष कॉल कट कर देता है। अपने कॉल को काटता देख दादाजी गुस्से में कहते हैं, ऑर्डर तो ऐसे चलाता है जैसे कहीं का राजा हो, पर क्या करूं, मुझे बात माननी ही पड़ेगी वरना यह नालायक मेरी पोता बहू को लाएगा ही नहीं। दादाजी तुरंत आदित्य जी को कॉल करते हैं और उससे पूरी बात बता देते हैं। आदित्य जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर वह अपने दामाद और अपनी पोती दोनों को एक साथ देख पाएंगे, पर उन्हें दुख भी था कि उनकी पोती अब उनके साथ नहीं रहेगी। दादाजी जल्दी से ऐश के कमरे में जाते हैं तो ऐश बालकनी में बैठी सॉन्ग सुन रही थी। दादाजी चुपचाप जाकर सॉन्ग को बंद कर देते हैं। ऐश जो कि सॉन्ग सुनने में मगन थी, सॉन्ग को बंद देख वह सामने देखती है तो दादाजी खड़े हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दादाजी को ऐसे मुस्कुराते देख ऐश कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसमें आपका फायदा है और मेरा नुकसान। दादाजी अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा हमेशा नुकसान करवाता हूं? मैं तुम्हारे फायदे की बात करने आया हूं। आज शाम को तुम रेडी रहना, आज तुम्हें कहीं जाना है। दादाजी की बात सुनकर ऐश की त्योरियां चढ़ जाती हैं। वह अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहती है, और मुझे कहाँ जाना है आप क्लियर बताएंगे? आज तुम पहली बार अपने पति से मिलने वाली हो। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, तुम रेडी हो जाना और टाइम से पहुंच जाना। दादाजी की बात सुनकर ऐश को ऐसा महसूस होता है कि उसकी बॉडी में खून ही ना बचा हो। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वह दादाजी की तरफ देखते हुए कहती, पर अचानक से क्यों? आपने तो 6 महीने कहा था ना, अचानक से यह कब डिसाइड हुआ? तुम्हारे दादा ससुर का कॉल आया था, वह बता रहे थे कि दामाद जी की वापस आ गए हैं और वह तुमसे मिलना चाहते हैं और जल्द से जल्द तुम्हारी विदाई की भी तैयारी होगी, पर उससे पहले वह अकेले में तुमसे मिलकर तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फिर दादाजी यश के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, शाम को रेडी रहना और अच्छे से तैयार होकर जाना। ओके बेटा। दादाजी तो कहकर चले गए थे, पर यहाँ ऐश बिल्कुल फ्रीज होकर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह तुरंत अपना मोबाइल उठा अनोखी को कॉल करती है और उसे सारी बात बता देती है। अनोखी पूरी बात सुनकर कहती है, पर यह अचानक से क्यों हो रहा है यार? तेरी घर वाले कैसे हैं कि एकदम से सर पर बम फोड़ देते हैं? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देख तू टेंशन ना ले, मैं तुझे रेडी करने में तेरी हेल्प करूंगी। यश को अनोखी की बात जम जाती है और वह कहती है, हाँ शाम को मुझे जाना है तो फटाफट मेरे घर आ जाओ, मुझे रेडी होने में मेरी हेल्प करना। ऐश ने ये सब अनोखी को तो बोल दिया था, पर उसके मन में और भी उलझने थी जो कि वह आकर्ष के साथ शेयर करने वाली थी। वह एक गहरी सांस ले डिसाइड करती है कि जो भी कुछ हुआ है इन कुछ दिनों के बीच वह सारी बातें आज आकर्ष से क्लियर कर लेगी। यदि वह आगे उसके साथ रिलेशन रखना चाहता तो ठीक है, वरना वह अपनी शादी से पीछे हट जाएगी। वह किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। ये सब सोचकर ऐश अपना कबर्ड खोल कपड़े देखने लगती है कि उसे शाम के लिए कौन से कपड़े पहने हैं। दूसरी तरफ आकाश दादाजी से बात करने के बाद बड़ी सी स्माइल लिए कहता है, कोई बात नहीं बेबी, तुम उस दिन को तो भूल गई हो, पर उस दिन से भी अच्छा मैं आज का दिन तुम्हारा बना दूंगा। आज मैंने जितना तुम्हें परेशान किया है उससे ज्यादा मैं तुम्हें खुशी दूंगा। और इस चीज से मैंने एक सबक लिया है कि कुछ भी हो पहले बातें क्लियर करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे तुम मुझसे नफरत करने लगो और हमारे बीच की बातें क्लियर हो गई। आकाश अपना मोबाइल उठा अपने पीए को कॉल करता है और उसे सारी अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। पीए आकाश की बात सुनकर कहता है, पर सर अभी परसों के दिन ही तो आपने ये सब किया था, आज फिर से? पीए की बात सुनकर जाकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बॉस तुम हो कि मैंने तुम्हें जितना ऑर्डर देता हूं तुम उतना क्यों नहीं करते? अपनी नाक पहले घुसा देते हो। आकर्ष को इतने गुस्से में देखकर पीए डरते हुए कहता है, सॉरी सर, जैसा आपने कहा है मैं वैसा कर दूंगा, सारी अरेंजमेंट आपके कहे अनुसार हो जाएंगी।
हो ही जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो, इसलिए एक एक चीज को तुम बारीकी से करोगे जैसा जैसा मैंने कहा है। पीएजी सर बोलकर कॉल कट कर देता है। तो मिसेस रॉय रेडी रहना, उस दिन की तरह तुम्हें आज फिर से झटका लगने वाला है। आकर्ष मुस्कुराते हुए घर के लिए निकल जाता है, आखिर उसे भी तो तैयारी करनी थी। चैप्टर 66 सारी सेक्सी होटल। अनोखी जैसे ही ऐश के रूम में इंटर करती है तो उसका कमरा पूरा फैला हुआ था, जगह जगह उसके कपड़े बिखरे हुए थे। अनोखी यह सब देखकर अपने सर पर हाथ रख लेती है। ऐश अपने सर पर हाथ रखे उन फैले हुए कपड़ों को देख रही थी। अनोखी चिल्लाते हुए कहती है, ओ माय गॉड ऐश, ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या फैला के रखी हो? अनोखी को देखकर जल्दी से उसके पास आती है और कहती है, थैंक गॉड तू आ गई यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज की डेट के लिए क्या पहनूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, तेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, कुछ भी पहन ले। आर यू किडिंग मी? अनोखी, आज मैं फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से मिलने वाली हूँ, थोड़ा डिसेंट एलिगेंट लुक चाहिए और तुझे लगता है कि मैं ये छोटे मोटे कपड़े पहनकर जाऊं उसके सामने? फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा मेरा उसके ऊपर? ओहो क्या बात है मैडम, अपने हस्बैंड को खुश करना चाहती है। अनोखी ऐश के कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए कहती है। ओ कम ऑन अनोखी, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं बस चाहती हूँ कि मैं एक डिसेंट लुक में रहूं। अनोखी ऐश को टीज करते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम डिसेंट लुक चाहती हो। अनोखी को बार बार वही बात करते हुए देख ऐश चिढ़ते हुए कहती है, गो टू हिल, तुम मुझे यहाँ हेल्प करने आए हो कि मेरी मजा लेने आई है? अरे बाबा गुस्सा मत कर, मैं तेरी हेल्प करवाती हूँ। पहले ये जो तूने फैलाया है ना, इसको समेट, इसको देख देख कर मेरा सर दर्द कर रहा है। सबसे पहले ऐश्वर्या अनोखी बिखरे हुए कपड़ों को समेटते हैं। कपड़े समेटते ही उनको आधा घंटा हो गया था। अनोखी ऐश को गुस्से से घूर रही थी और कहती है, क्या जरूरत थी तुझे कपड़े फैलाने की? तू मेरा वेट नहीं कर सकती थी यार, मुझे लगा था कि मैं तेरे आने के पहले ड्रेस चूज करके रख लूंगी तो रेडी होने में मेरी हेल्प कर देगी। मुझे क्या पता था कि इतने सारे कपड़ों को देखकर मैं ही खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी। अच्छा वह सब छोड़, तुझे कैसा लुक चाहिए? तुझे वेस्टर्न लुक चाहिए कि इंडियन लुक चाहिए? यार मैं फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से मिलने वाली हूँ, मुझे उसकी चॉइस भी नहीं पता, मैं क्या करूँ? उन्हें किसी के खांसने की आवाज आती है। दोनों डोर की ओर देखते हैं तो दादी माँ मंद मंद मुस्कुराते हुए सामने खड़ी थी। दादी माँ को देख ऐश के गाल लाल हो जाते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि उनके ऐसे मुस्कुराने का कारण क्या है। वह दादी माँ के पास आ उन्हें कहती है, दादी माँ प्लीज अब आप अनोखी के जैसे शुरू मत हो जाए, आप समझ रही है ना मेरी कंफ्यूजन को? हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ, इसीलिए तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ऐश चाहते हुए कहती है, रियली दादी माँ? और क्या? फिर अपने पीछे से एक बॉक्स निकालकर ऐश को दे देती है। वह खुशी खुशी उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें एक रेड कलर की साड़ी थी जो कि शिफॉन की थी। उसमें एक ब्लैक कलर का स्पार्कलिंग बॉर्डर था। उस साड़ी में हल्की शाइनिंग थी, देखने पर वह बहुत अच्छी लग रही थी। उस साड़ी को देखकर ऐश और अनोखी की आंखें फटी के फटी रह गई। वह साड़ी सच में बहुत अच्छी थी, सिंपल एंड सोबर। अनोखी दादी माँ की तरफ देखते हुए, वाओ एस्टोनिश्ड फेस, दादी माँ आपकी पसंद कितनी अच्छी है, ये साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। दादी माँ हल्का सा अपने कंधे को थपथपाते हुए कहती है, आखिर चॉइस किसकी है? दोनों लड़कियां एक साथ कहती हैं, हमारी दादी माँ की। दादी माँ उसे वह साड़ी ट्राई करने के लिए कहती है तो ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, पर दादी माँ मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है। दादी माँ निराशा में सिर हिलाते हुए कहते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले जाओ ब्लाउज और पेटीकोट पहन कर आओ। दादी माँ की बात सुनते हुए ऐश बाथरूम में चेंज करने चली जाती है। अनोखी दादी माँ को देखते हुए कहती है, ऐश ने तो मुझे अभी बताया कि उसे कहीं जाना है, आपने इतनी जल्दी साड़ी खरीद भी ली क्या? यह आपने पहले से रखी हुई थी? दादी माँ हंसते हुए कहती है, उस पागल को मत बताना, ये गिफ्ट उसके हस्बैंड ने उसके लिए भेजा है। दादी माँ की बात सुन अनोखी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह आश्चर्य से कहती है, क्या जीजू ने भेजा है? पर वह बताना क्यों नहीं चाहते? हाय कितने रोमांटिक है जीजू। अब वह दोनों मियाँ बीवी, जाने हमें जैसा कहा गया था हमने कह दिया, अब उसे रेडी करके जहां उसके पतिदेव उसका इंतजार कर रहे हैं इसे वहां पार्सल करना है। दादी माँ की बात सुन अनोखी जोर जोर से हंसने लगती है।
इतने में ऐश बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर आती है तो दादी माँ और अनोखी उसको देखते ही रह जाते हैं। इस समय ऐश ने केवल ब्लाउज और पेटीकोट पहना हुआ था। ब्लाउज का गला डीप होने के कारण उसके कर्व आराम से विजुअल हो रहे थे। पीछे एक नोट थी जिससे ब्लाउज बंधा हुआ था और ब्लाउज स्लीवलेस था। पेटीकोट से झांकती ऐश की पतली कमर और उसकी वह बेली पिन उसे और आकर्षित बना रही थी। ब्लैक कलर के ब्लाउज और पेटीकोट में ऐश कहर ढा रही थी। दादी माँ अनोखी के सर पर मारते हुए कहती है, ताड़ना बंद कर, मेरी पोती को उस ऐसे देखने का हक सिर्फ उसके पति का है। दादी माँ की बात सुन ऐश के गाल लाल हो जाते हैं और वह शर्माते हुए कहती है, क्या आप दोनों मेरे साथ मजाक करना बंद करेंगे प्लीज? दादी माँ, मुझे जल्दी से रेडी कीजिए। अनोखी मजा लेते हुए कहती है, हाँ हाँ जल्दी से रेडी करो मैडम को सब्र नहीं हो रहा है, अपने पति देव से मिलने जाना है, दूरियां सहन नहीं हो रही है दोनों को। दादी माँ पास आकर ऐश को साड़ी पहनने में मदद करती है। वह साड़ी ऐश की बॉडी पर बहुत अच्छी लग रही थी, ऊपर से रेड कलर उसे एक न्यूली ब्राइड का लुक दे रहा था। ऐश ने उसमें ज्यादा ज्वेलरी कैरी नहीं की थी, कान में छोटे छोटे बूंदे पहने थे और साइड में मैसी चोटी बंधी हुई थी। माथे पर एक रेड कलर की छोटी सी बिंदी और दादी माँ के कहने पर इस बार ऐश ने पूरी मांग भरकर सिंदूर लगाया हुआ था। हाथों में रेड कलर की चूड़ियां और गले में आकर्ष के नाम का मंगलसूत्र उसे एक ब्यूटीफुल लुक दे रहा था। इस सिंपल से लुक में भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसको फुल रेडी देख अनोखी सीटी मारते हुए कहती है, यार ऐश, यदि मैं लड़का होती ना तेरे ऊपर फ्लैट हो जाती, तू कितनी सेक्सी लग रही है। दादी माँ ऐश के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहती है, अनोखी, मेरी पोती को तू नजर लगा के रखेगी। कुछ ही देर बाद ऐश के मोबाइल में मैसेज आता है जिसमें होटल का एड्रेस था। ऐश एक नज़र दादी माँ और अनोखी को देखती है जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। दादी माँ आंखों के इशारे से ऐश को जाने का कहती है। अनोखी टीजिंग वे में कहती है, जाओ जाओ, पतिदेव का बुलावा आ गया। ऐश के गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। उसकी वह रेड लिप्स सने होंठों से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी, पर उसे कुछ कुछ घबराहट भी हो रही थी। वह अपना पर्स लेकर अपने रूम से बाहर निकल जाती है। नीचे ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। वह कार में बैठ मैसेज में आए पते के अनुसार उस लोकेशन पर 2 घंटे बाद पहुंच जाती है। जैसे ही होटल के सामने कार रुकती है, वहां एक स्टाफ जो ऐश का ही वेट कर रही थी वह सामने आ उसे ग्रीट करती है और कहती है, मैसेज रॉय प्लीज इस तरफ। ऐश को आश्चर्य होता है कि होटल में उतरते ही उसने अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं था तो ये स्टाफ कहाँ से आ गई। इन सब ख्यालों को झटक वह आगे बढ़ती है, पर उसे डर भी लग रहा था। वह उस स्टाफ का पीछा करते हुए चले जा रही थी। वह स्टाफ उसे होटल के दूर एक कॉटेज की ओर लेकर जा रही थी। ऐश को अब घबराहट हो रही थी क्योंकि वह होटल से काफी दूर आ गए थे। वह उस लेडी स्टाफ से कहती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? हम ऑलरेडी होटल से बहुत दूर आ चुके हैं। बस पहुंच गए मैम, ये रहा आपका रूम, यहाँ आपको जाना है। सामने एक खूबसूरती से सजा हुआ कॉटेज था। उस कॉटेज को देख ऐश की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे लगा नहीं था कि उसका हस्बैंड उसे यहाँ डेट पर बुलाएगा। ऐश झिझकते हुए कहती है, पर हम लोग तो नॉर्मल सी डेट पर आए हुए थे, इतना बड़ा कॉटेज, क्या आप मुझे सही जगह पर लेकर आए हैं? ऐश की बात सुन वह स्टाफ मुस्कुराते हुए कहती है, जी मैम, ये रही आपकी कॉटेज की चाबी, आपको अंदर जाना है, अब मेरा काम यहाँ से खत्म हुआ। वह उस चाबी को ले लेती है और धीरे धीरे उस कॉटेज की तरफ जाती है। अभी हल्का अंधेरा होने लगा था, उसे डर भी लग रहा था। ऐश जैसे ही कॉटेज का दरवाजा खोलती है तो उसे हल्की पीली रोशनी दिखती है जो कि उस कॉटेज में जली हुई मोमबत्तियां की थी। वह देखती है कि उसके पैरों साइड मोमबत्तियां और गुलाब की पंखुड़ियां से रास्ता बना हुआ था। उन्हें देख ऐश मुस्कुराने लगती है। ऐश कॉटेज को लाकर पंखुड़ियां और मोमबत्तियां से बने रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वह रास्ता सीढ़ियों से होते हुए छत की ओर जा रहा था। ऐश उसे लगातार फॉलो कर रही थी। कुछ ही देर में ऐश छत में पहुंच जाती है। जैसे ही ऐश छत में जाती है वह वहां की खूबसूरती देख मोहित हो जाती है। उस छत को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। उसमें बीच में एक स्विमिंग पूल था जिसमें फूल डले हुए थे। साइड में एक टेबल थी जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। उस टेबल पर कोई बैठा हुआ था। ऐश डरते हुए उसकी ओर बढ़ जाती है। उस शख्स की पीठ ऐश की ओर थी। ऐश उस शख्स के पास पहुंच अपने हाथों को मसल हल्का सा खांसती है, पर वह शख्स नहीं मुड़ता।
तो ऐश अपना हाथ बड़ा उस शख्स के कंधे पर रखती है तो वह शख्स अपनी जगह से खड़े हो ऐश की तरफ मुड़ जाता है। जैसे ही ऐश सामने नजर करती है सामने खड़े शख्स को देख उसके होश उड़ जाते हैं और मुंह खुला रह जाता है, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। चैप्टर 67 आइसक्रीम किस। जैसे ही वह शख्स मुड़ता है उस शख्स का चेहरा देख ऐश का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वह बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। ऐश को ऐसे शौक में देख वह शख्स ऐश के पास आ एक तिरछी स्माइल दे उसके लिप्स पर एक किस कर देता है। उसके ऐसे किस करने पर ऐश अपने होश में आती है और उसे अपने हाथों से धक्का दे खुद से दूर कर देती है। प्रोफेसर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? आपको मैंने सारी बात बता दी थी ना, आप यहाँ किस लिए आए हैं? ऐश ने चिल्लाते हुए कहा। जी हाँ, वह शख्स और कोई नहीं हमारे आकर्ष बाबू थे जो कि अपनी बीवी से मिलने को इतने बेकरार थे कि ऐश के पहुंचने के 1 घंटे पहले से ही उसका यहाँ वेट कर रहे थे। यहाँ की हर एक चीज उन्होंने अपनी निगरानी में रेडी करवाई थी। ऐश के ऐसे चिल्लाने पर आकर्ष अपनी एक भौं ऊंची कर उसे देख कहता है, मैं यहाँ आपसे पहले पहुंचा हूँ मिस कपूर, तो फिर मैं आपका पीछा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरा पीछा करते करते यहाँ आए हैं, आकर्ष ऐश के मजे लेते हुए कहता है। आकर्ष की बात को सुन ऐश सकपका जाती है, उसे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था कि वो गलत जगह आ गई है। होटल स्टाफ उसे यहाँ अकेले छोड़कर चली गई। वह जैसे ही पीछे मुड़कर जाने वाली थी कि आकर्ष उसकी साड़ी का कोना पकड़ उसे रोक लेता है। अपनी साड़ी खींची जाने पर ऐश अपने सीने पर हाथ रख आकर्ष की ओर मुड़ते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी साड़ी को। आकर्ष उसकी साड़ी को अपने हाथ में लपेटे हुए ऐश के करीब जा कहता है, आप यहाँ आए अपनी मर्जी से हैं पर जाएंगी मेरी मर्जी से। आकर्ष की बात सुन ऐश आंखें बड़ी करते हुए उसे देखती है और कहती है, ये बड़ी अच्छी गुंडागर्दी है, मैं यहाँ गलती से आ गई, मुझे कहीं और जाना था, अब मैं अपने सही पते पर जा रही हूँ तो उसमें भी आपकी रोक टोक चलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए प्रोफेसर, मैं यहाँ अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ और मैं नहीं चाहती मेरा हस्बैंड आपको मेरे साथ देखे, ये हम दोनों की फर्स्ट मीटिंग है और मैं उनके सामने अपना इंप्रेशन नहीं बिगाड़ना चाहती। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मुझे लगता है मुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए, आखिर मिलकर उन्हें बताऊं तो सही कि उनकी बीवी ने कितने अच्छे अच्छे गुल खिलाए हैं मेरे साथ। आकर्ष की बात सुन ऐश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, आप कितने बेशर्म हैं प्रोफेसर, मैंने आपको सॉरी भी कहा था, पूरी सिचुएशन बताई भी थी, फिर भी आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। ऐश को गुस्सा आ रहा था आकर्ष की बात सुनकर, इसलिए वह चिढ़ते हुए कहती है, क्या चाहते हैं आखिर आप मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो टाइम आप अपने हस्बैंड को देने आई थी वह मुझे दीजिए। क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ डेट पर आई हूँ प्रोफेसर? यदि मैं आपके साथ यहाँ रहूंगी तो वहाँ मेरा हस्बैंड तो मेरा वेट करते ही रह जाएगा, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आकर्ष ऐश के करीब जा उसकी कमर पर अपने हाथ रख उसे अपनी तरफ खींचता है। अपनी पतली कमर पर आकर्ष के ठंडे हाथों का स्पर्श पाकर ऐश सिहर जाती है, प्लीज प्रोफेसर मुझे जाने दीजिए। आकर्ष जो कि ऐश को देख रहा था वह आज सच में बहुत सुंदर लग रही थी, वो धीरे धीरे ऐश की खूबसूरती में खोता जा रहा था, उससे ऐश की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह अपने चेहरे को ऐश की गर्दन के पास ले जा उसकी खुशबू को इनहेल करने लगता है। आकर्ष के स्पर्श को अपनी गर्दन पर महसूस कर ऐश के हाथ ऑटोमेटिक ही आकर्ष के कंधे पर आ जाते हैं और उसमें उनकी पकड़ कस जाती है। आकर्ष उसे धीरे धीरे किस कर रहा था। ऐश को खोता देख आकर्ष तिरछी नजर से उसे देखता है जो कि उसकी किस को एंजॉय कर रही थी। उसे ऐसा करता देख आकर्ष हल्का मुस्कुरा कर उसकी गर्दन पर जोर से बाइट कर देता है। आकाश के ऐसे बाइट करने पर ऐश ऐसे दर्द के मारे चिल्ला उठती है। आकर्ष काटने के बाद उसके चेहरे को देखता है, ऐश के चेहरे पर दर्द दिख रहा था। आकर्ष उसे देखते हुए कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है और आगे भी पनिशमेंट ही मिलेगी। फिर उसका हाथ पकड़ टेबल के पास लाता है और उसे बैठने कहता है। ऐश नहीं बैठ रही थी तो आकर्ष उससे कहता है, आप बैठ रही हैं कि नहीं या फिर मैं आगे बढ़ूं? आकर्ष की बात सुन चुपचाप बैठ जाती है। उसे डर लग रहा था कि आकर्ष कहीं उसके साथ कुछ कर ना दे।
आकर्ष रिमोट उठा सामने लगी टीवी को ऑन करता है। ऐश जो कि आकर्ष को नासमझी में देख रही थी। जैसे ही टीवी ऑन होती है उसमें ऐश दिखती है जो कि रेड लहंगे में थी। उस टीवी में शादी वाली रात का फुटेज चल रहा था जिसमें ऐश अपने प्यार का इजहार कर रही थी। आकर्ष ने उन पलों को कैद करने के लिए वहां पहले से कैमरा लगवाए थे। उसे लगा नहीं था इनकी कभी जरूरत पड़ेगी। खुद का वीडियो देख ऐश चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। वह कभी है आकर्ष को देख रही थी कभी उस चल रहे वीडियो को। जैसे जैसे वह वीडियो बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐश के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके प्रोफेसर रॉय ही उसके हस्बैंड है। वह आकर्ष की तरफ देखती है जो कि उसे ही देख रहा था। खुद को ऐसे देखे जाने पर ऐश की नजरें झुक जाती है और वह वापस उस वीडियो को देखने लगती है। धीरे धीरे उसमें ऐश और आकर्ष की शादी के सीन चलते हैं। उनको देखकर ऐश की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे वह दिन याद आता है जब वह सुबह सोकर उठी थी और उसने खुद को बिस्तर पर बिना कपड़ों के देखा था। ऐश जानती थी कि उसे कैसा महसूस हुआ था और वह ये भी समझ रही थी कि जब वह आकर्ष को छोड़कर आ गई थी तो आकर्ष को क्यों गुस्सा आया था और उसने उस दिन कॉलेज में ऐसा रिएक्ट क्यों किया। पूरा वीडियो खत्म होने के बाद ऐश आकर्ष की तरफ मुड़ती है और कहती है आप सच में मेरे हस्बैंड हैं। ये प्रूफ काफी नहीं था कुछ और दूं क्या साबित करने के लिए कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ऐश रोते हुए ना में गर्दन हिला आकर्ष के गले लग जाती है और हिचकते हुए कहती हैं मैं बहुत डर गई थी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उससे रात की एक भी बात याद क्यों नहीं है। आकर्ष ऐश के आंसू साफ करते हुए कहता है तुमने पार्टी से निकलने से पहले कोई ड्रिंक पी थी। ऐश याद करते हुए कहती है हाँ एक वेट्रेस ने मुझे एक ड्रिंक दी थी। वह बोल रही थी कि यह शिमला की स्पेशल ड्रिंक है। उसकी बात सुन मैंने उसे पी लिया था पर वह ड्रिंक में अल्कोहल नहीं थी। आकर्ष ऐश की बात को अच्छे से समझ रहा था कि उसने कौन सी ड्रिंक पी थी इसलिए वह उसे पूरी बात ना बताते हुए कहता है वह वहाँ की लोकल ड्रिंक थी। उसे ज्यादातर नशे की तौर पर यूज किया जाता है। उसमें अल्कोहल नहीं रहती है पर उसमें ऐसे फूलों का रस रहता है जिससे हम नशे में रहते हैं और कुछ समय के लिए हम बाकी चीज भूल जाते हैं। वही चीज तुम्हारे साथ हुई। तुमने वह ड्रिंक ली और जो भी उस दिन हुआ वह सब कुछ तुम भूल गई। ऐश नाक सिकोड़ते हुए कहती है उससे क्या जरूरत थी मुझे वह ड्रिंक देने की। मैं अपनी लाइफ के इतने प्यारे मोमेंट्स को कैसे भूल सकती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे मैं इतना रोई थी उस रात के बाद। सॉरी मुझे आपसे एक बार बात करना चाहिए था। ये सब ऐश आकर्ष के गले लगे हुए कह रही थी और आकर्ष धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रहा था। जब काफी देर तक ऐश का रोना बंद नहीं होता तो आकर्ष को एक तरकीब सूझती है। वह धीरे से ऐश की पीठ सहलाते हुए उसकी पीठ पर बंधी डोर को खोल देता है। अपने ब्लाउज में ढीलापन महसूस कर ऐश अपने सीने पर हाथ रख लेती है और आकर्ष की तरफ देखती है जो कि टीजिंग वे में मुस्कुरा रहा था। आकर्ष को ऐसे मुस्कुराते देख ऐश अपना हाथ ले जा पीछे देखती है तो उसके ब्लाउज की एक डोरी खुली हुई। वह आश्चर्य से आकर्ष तरफ देखती और कहती है यह आपने किया है। आकर्ष शरारती मुस्कान दिए हाँ में सर हिला देता है तो ऐश उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहती है आपको शर्म नहीं आती यह सब हरकतें करते हुए। आकर्ष ऐश के करीब जा उसके कान में कहता है अपनी ही बीवी से ऐसी बेशर्मी करते हुए मुझे कैसी शर्म। आकर्ष की गर्म सांसों को अपने कान में महसूस कर ऐश के गाल लाल हो रहे थे। वह अपनी शर्माते हुए चेहरे को छुपाते हुए आकर्ष से दूर जाने लगती है तो आकर्ष वापस से उसे पकड़ अपने करीब करता है और उसकी डोरी बांध देता है। आकर्ष के इस तरह करने से ऐश मुस्कुराने लगती है। वह अपना हाथ सीने से हटा आकर्ष की तरफ देखती है जो कि उसे ही देख रहा था। फिर आकर्ष उसका हाथ पकड़ खाने की टेबल के पास लेकर जाता और कहता खाना ठंडा हो रहा है पहले खाना खाते हैं फिर मुझे देख लेना। आकर्ष एक कुर्सी खींच उसमें ऐश को बैठाता है और खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। आकर्ष ऐश की प्लेट पर खाना रखने लगता है। सारा खाना ऐश की पसंद का बना था। ऐश के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उसे शौक पर शौक मिल रहे थे। उसे नहीं पता था कि आकर्ष को उसकी पसंद नापसंद पता होगी। वह आकर्ष से कहती आपको कैसे पता ये खाना मुझे पसंद है। आकर्ष मुस्कुराते हुए कहता है क्या मैं अपनी बीवी के बारे में इतना भी नहीं जान सकता। आकर्ष की बात सुन ऐश मुस्कुराने लगती है। धीरे धीरे दोनों का खाना होता है। लास्ट में आकर्ष चोको आइसक्रीम फ्रिज से निकालकर ऐश की तरफ रखता है। उस छत में आकर्ष ने सारे इंतजाम किए थे। वह नहीं चाहता था कि वह किसी वेटर की हेल्प ले और वह वेटर उन दोनों के खुशनुमा माहौल में को डिस्टर्ब करे इसलिए आकर्ष ने पहले ही सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था।
अपनी फेवरेट आइसक्रीम को देख ऐश खुश हो जाती है और जल्दी से स्पून उठा खाने लगती है तो आकर्ष उसका हाथ रोक लेता और कहता है, रुको, यह मैंने तुम्हारे लिए नहीं रखी है। आकर्ष की बात सुन ऐश आश्चर्य से उसे देखते हुए कहती है, मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए है? आकर्ष उसके सामने से आइसक्रीम उठा और उसके हाथ से स्पून ले आइसक्रीम खाते हुए कहता है, ये तो मैंने अपने लिए रखी है, तो मैं क्या खाऊंगी फिर? ऐश रोते हुए कहती है। तो आकर्ष एक स्पून निकाल उसके मुंह में डालते हुए कहता है, ठीक है, अभी रोना बंद करो, तुम लड़कियों में कितने आंसू भरे रहते, कहीं टंकी फिट है क्या? आकर्ष द्वारा दिए चम्मच को ऐश जल्दी से अपने मुंह में ले लेती है और आइसक्रीम खाने लगती है। ऐश बच्चों जैसे आइसक्रीम खा रही थी, कुछ आइसक्रीम उसके होंठों के कोने में लगी थी, जिसे देखकर आकर्ष अपने लिप्स पर अपनी जीभ फेरने लगता है। ऐश आकर्ष को खुद की तरफ देखते देख उसे आइसक्रीम से भरे स्पून बढ़ाते हुए कहती है, अब मुझे घूरना बंद करो, ये लो आप भी खाओ। आकर्ष ऐश की बात सुनकर ना में सिर हिलाता है। क्या हुआ, आपको आइसक्रीम नहीं खानी? ऐश की बात सुनकर कहता है, खानी है ना, लेकिन मुझे यह नहीं वह वाली। आकर्ष का इशारा समझ नहीं पाती और कहती, कौन सी वाली? आकर्ष जल्दी से ऐश के करीब जा उसके चेहरे को पकड़ अपने होठों को उसके होंठ में रख देता है और सक करने लगता है। आकर्ष के इतने सडन रिएक्शन को देखकर ऐश शॉक रह जाती है। आकर्ष उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था, उसके मुंह में आइसक्रीम का जो फ्लेवर था आकर्ष को भी महसूस हो रहा था। कुछ देर किस करने के बाद आकर्ष उसे छोड़ता है और कहता है, मुझे ये वाली आइसक्रीम खानी थी, इस वाली आइसक्रीम से भी बहुत स्वीट है। आकर्ष की बात सुन ऐश शर्माते हुए मुस्कुराने लगती है। चैप्टर 68 ऐश और आकर्ष की लव मेकिंग। आकर्ष ऐश को गहराई से चूम रहा था, आइसक्रीम का सारा फ्लेवर आकर्ष के मुंह में भी आ रहा था। आकर्ष के ऐसे किस करने पर ऐश भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। इतने दिनों से जो उसके अंदर इच्छाएं थी वह धीरे धीरे वापस आ रही थी। वह आकर्ष के गले में अपनी बाहों डाल उसकी किस का रिस्पांस करने लगती है। जैसे ही आकर्ष महसूस करता है कि ऐश उसे किस कर रही है तो वह ऐश को और अपने करीब कर हार्डली किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे की किस में खोए हुए थे। आकर्ष के हाथ धीरे धीरे ऐश के पल्लू की ओर जा रहे थे, वह उसमें खोता चला जा रहा था। अचानक ऐश अपनी आंखें खोल आकर्ष की ओर एक नजर देखती है, जो कि आंखें बंद किए लगातार उसे किस कर रहा था। ऐश आकर्ष के पीछे साइड देखती है तो वहां पर स्विमिंग पूल था। ऐश को एक शरारत सूझती है, इतने दिनों से आकर्ष ने उससे सच छुपा कर रखा, इसका बदला वह आकर्ष से लेना चाहती थी। धीरे धीरे ऐश किस करते हुए ही आकर्ष को पीछे की ओर पुश करने लगती है। आकर्ष ऐश के ऐसा करने पर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगता। जब ऐश देखती है कि आकर्ष बिल्कुल पुल के किनारे पहुंच गया है तो वह किस को ब्रेक कर अपनी पूरी ताकत लगा आकर्ष को धक्का दे देती है। ऐश के अचानक ऐसा करने पर आकर्ष, जो कि किस में खोया हुआ था, वह एकदम से ऐश का हाथ पकड़ता है और उसे भी अपने साथ खींचता हुआ पूल में गिर जाता है। अब दोनों ही पूल में डूबे हुए थे। आकर्ष जल्दी से खुद को और ऐश को पानी से बाहर करता है। अपने रोमांस के बीच ऐश की शरारत की वजह से आकर्ष को गुस्सा आ गया था और वह ऐश को घूरते हुए कहता है, क्या था ये, हम दोनों भीग गए ना? ऐश आकर्ष से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे गुस्से में घूरती और कहती है, आप मुझे पनिशमेंट दे रहे थे ना, तो यह मेरी पनिशमेंट है। जब आपको पहले से पता था कि मैं आपकी वाइफ हूं, फिर भी आप मुझे परेशान कर रहे थे। आपने मुझे शिमला में तक नहीं बताया। आकर्ष अपनी नासमझ बीवी को देख रहा था। क्या इसे ये सब इतने अच्छे मोमेंट में करने का सुझा? सच में मैंने एक बच्ची से शादी कर ली है। पर उसे हंसी भी आ रही थी क्योंकि ऐश की नाक गुस्से से लाल हो गई थी। आकर्ष को ऐसा मुस्कुराते देख ऐश अपने हाथ फैला पानी उछलते हुए आकर्ष की तरफ फेंकती है। आकर्ष, जो कि उसको देख रहा था, उसके एक्शन पर वह जल्दी से पीछे हो ऐश जैसी हरकत वह भी करने लगता है। अब ऐश और आकर्ष दोनों ही एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। ऐश पूरी भीग गई थी, उसके बाल और उसकी साड़ी उसकी बॉडी से चिपक गए थे। ऐश लगातार अपने हाथ चलाए जा रही थी पर आकर्ष की नज़र तो कहीं और थी। वह एक जगह खड़ा हो लगातार ऐश को देखने लगता है। आकर्ष को कुछ न करता देख उसकी नज़रों का पीछा करती है। आकर्ष उसके सीने की ओर देख रहा था। पानी की वजह से उसकी साड़ी नीचे की ओर खिसक गई थी और ब्लाउज का गला डीप होने के कारण उसके आधे उभरे हुए उभार पूरे दिख रहे थे और आकर्ष लगातार उन्हें ही देख रहा था। ऐश आकर्ष को देखते हुए अपने सीने को साड़ी से छुपा लेती है। उसके गाल लाल हो गए थे, वो जल्दी ही पूल से बाहर जाने लगती है।
आकर्ष ऐश की जल्दबाजी देख तिरछी मुस्कान लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐश शर्म के मारे अपनी जगह खड़ी थी। आकर्ष उससे पीछे कहता है, कहाँ जा रही हो बीवी? अभी तो मुझे बहुत पनिशमेंट दे रही थी, क्या हुआ अब पनिशमेंट नहीं देनी क्या? ऐश मना करते हुए कहती है, नहीं अभी हम दोनों को बाहर जाना चाहिए, पानी ठंडा है। आकर्ष ऐश के करीब जा उसके कान के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहो तो मैं तुम्हें गर्मी दे दूं, ठंड लग रही हो तो। आकर्ष की ऐसी डबल मीनिंग बातों को सुन ऐश शर्म से और लाल हो जाती है। वह आकर्ष को धक्का दे पूल से बाहर निकलने लगती है तो आकर्ष उसका हाथ पकड़ वापस से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आकर्ष के ऐसे खींचे जाने पर ऐश सीधे उसके सीने से टकराती है। अपने सीने पर ऐश के मुलायम उभारों का टच महसूस कर आकर्ष की बॉडी हार्ड होने लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आकर्ष ऐश के करीब जा उसके लिप्स पर वापस से किस करने लगता है। इस बार की किस में डिजायर थी। आकर्ष लगातार ऐश के लिप्स को शक कर रहा था। उसके हाथ ऐश की कमर पर लगातार चल रहे थे। धीरे धीरे उसके हाथ उसकी पेट को सहला रहे थे। ऐश को अपने पेट पर बटरफ्लाई उड़ते हुए महसूस हो रही थी। अपनी किस को ब्रेक कर आकर्ष ऐश की तरफ देख कहता है, बीबी मुझसे अब कंट्रोल नहीं होगा, क्या मुझे इजाजत है? आकर्ष के ऐसे पूछे जाने पर ऐश शर्माते हुए अपना सर झुका लेती है तो आकर्ष उसकी चिन को पकड़ ऊपर करता है और लिप्स पर बेबी किस करते हुए कहता है, प्लीज आई नीड यू। ऐश शर्माते हुए हाँ में सर हिला देती है। आकर्ष ऐश को गोद में उठा स्विमिंग पूल से बाहर आता है और सीढ़ियों से नीचे उतर अपने रूम की ओर जाने लगता है। ऐश लगातार आकर्ष के चेहरे की तरफ देख रही थी जो कि पानी में भीगने के कारण और भी आकर्षित लगने लगा था। आकर्ष का वह गंभीर चेहरा, उसकी जो लाइन और उसमें से टपकता हुआ पानी ऐश को उत्तेजित कर रहा था। ऐश आगे बढ़ उसके जो लाइन से टपकती हुई पानी को धीरे धीरे शक करने लगती है। आकर्ष जो कि रूम में जा रहा था ऐश की ऐसी हरकत पर अपनी जगह रुक जाता है। वह अपना सर नीचे कर ऐश की तरफ देखता है जो कि उसे ही अपनी नशीली आंखों से देख रही थी। उन आंखों में देख आकर्ष का सब्र खत्म हो गया था। वह ऐश को सीढ़ियों के पास ही खड़ा कर दीवार से सटा देता और उसे किस करने लगता है। ऐश दीवार और आकर्ष दोनों के बीच दबी हुई थी। आकर्ष उसे काफी हार्डली किस कर रहा था। ऐश उसका जवाब दे रही थी पर आकर्ष की बराबरी नहीं कर पा रही थी। आकर्ष किस को ब्रेक कर ऐश से थोड़ा दूर होता है और उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। ऐश जो कि अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी जब आकर्ष की तरफ देखती है जो कि उसे ही अपनी नशीली आंखों से देख रहा था तो वह खुद में ही सिमट जाती है। आकर्ष वापस से ऐश के करीब आ उसके कानों में कहता है, बीवी यू आर लुकिंग वेरी हॉट। और उसी के साथ ही वह उसकी साड़ी को उसके सीने से अलग कर देता है। ऐश तो आकाश के इस सडन एक्शन पर ब्लैक ही हो गई थी। आकर्ष उसके विजिबल हो रहे उभारों पर किस करता है। ऐश उसके किस करने पर अपने सिर को दीवार से सटा देती है। आकर्ष उसके सीने से होते हुए उसकी गर्दन को बाइट और उस जगह शक करते हुए लगातार किस किया जा रहा था। उसके हाथ ऐश की कमर पर चल रहे थे। वह धीरे धीरे ऐश की साड़ी की प्लेटों को निकालने लगता है। ऐश की हालत बहुत खराब हो रही थी। आकर्ष जो भी कर रहा था उससे वह शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसके हाथ आकर्ष के ब्रॉड शोल्डर पर कस जाते हैं। आकर्ष ने ऐश की पूरी साड़ी सीढ़ियों के पास ही खोल दी थी। ऐश केवल पेटीकोट और ब्लाउज में थी। आकर्ष ऐश को हसरत भरी नजरों से देख उसे गोद में उठा सीधे अपने कमरे की ओर चला जाता है। ऐश लगातार आकर्ष के चेहरे की ओर देख रही थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि आकर्ष से अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। आकर्ष जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ा रूम के अंदर आता है और डोर को अपने पैरों से खोल उसे लॉक कर देता है। आकर्ष सीधे ऐश को बेड पर लेटा देता है। ऐश बेड पर लेट आकर्ष को देख रही थी जो कि उसे ही देखते हुए अपने कपड़े रिमूव कर रहा था। आकर्ष के ऐसे एक्शन पर ऐश शर्माने लगती है जिसे देखते हुए आकर्ष कहता है, बीवी यह पहली बार नहीं है कि तुमने मुझे ऐसा देखा हो। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे कि हम फर्स्ट टाइम ये सब कर रहे हैं। ऐश आकर्ष की बात का जवाब देते हुए बोलती है, जब हमने वह सब किया था वो मैं भूल चुकी हूँ और मुझे अभी भी शर्म आ रही है। आप कैसे मेरे सामने नेकेड हो सकते हैं? बीवी मैं नेकेड होने के साथ साथ बहुत कुछ अभी करूंगा और मुझे अच्छे से पता है इन सब में तुम भी मेरा साथ बहुत दोगी। उस दिन तो तुमने मुझे तक थका दिया था। आकर्ष की ऐसी बातें सुनकर ऐश की गाल लाल हो जाते हैं। अब आकर्ष अपने बॉक्सेस में था। आकर्ष के अगले एक्शन को देख ऐश को अपना चेहरा गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था।
आकर्ष ऐश के सामने ही अपना बॉक्स निकाल देता है। आकर्ष के बॉक्स निकालते ही ऐश लगातार आकर्ष के निचले हिस्से को देखकर ऐश का गला सूख रहा था और उसे डर भी लग रहा था। आकर्ष धीरे से ऐश के ऊपर आता है और उसका पेटीकोट निकालने लगता है। ऐश ये करते हुए आकर्ष को देख रही थी। आकर्ष ऐश के सारे कपड़े निकाल देता है और उसके उभार को किस करने लगता है। वह प्लेजर से मौन करने लगती है। आकर्ष उसके उभार को सक कर रहा था और एक को प्रेस कर रहा था। ऐश अपने पैरों को लगातार बेडशीट पर रगड़ रही थी। जब आकर्ष से कंट्रोल नहीं होता तो वह ऐश के पैरों को फैला उसके पैरों के बीच आ जाता है और खुद को एडजस्ट कर अपने मेनहुड को उसके वुमेनहुड में टच करता है। आकर्ष के मेनहुड को अपने वुमेनहुड में फील कर ऐश गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है। ऐश के ये कहने पर आकर्ष उसकी तरफ देखता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, आई नो बीवी, ये तुम्हारा सेकंड टाइम है, पर जैसा फर्स्ट टाइम में दर्द हुआ था वैसा नहीं होगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। वह आकर्ष की बात सुन शर्माते हुए कहती है, पर यह बहुत बड़ा है, यह मेरे अंदर जाएगा, मुझे दर्द होगा। ऐश की बात सुन आकर्ष तिरछी मुस्कान लिए कहता है, मेरा इतना बड़ा है, फिर उसके कान के पास जा, पर इसी को उस दिन तुम फील कर बहुत ही प्लेजर महसूस कर रही थी और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम वैसा ही महसूस करोगी। और उसके साथ ही आकर्ष बिना किसी वार्निंग के ऐश के अंदर इंटर कर जाता है। आकर्ष ऐसा करने पर ऐश दर्द के मारे आकर्ष की पीठ पर अपने नाखून गड़ा देती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आकर्ष ऐश के अंदर एंटर कर थोड़ी देर रुकता है और उसके चेहरे को देखता है जो कि दर्द से लाल पड़ गया था। ऐश की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो ऐश के लिप्स पर किस करते हुए, प्लीज बेबी थोड़ी देर हैंडल करो, कुछ ही देर में तुम्हारा दर्द चला जाएगा। जब आकर्ष को महसूस होता है कि ऐश धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, तब वह धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करने लगता है। कुछ देर बाद ही ऐश को अच्छा फील होने लगता है और वह अपने पैरों की पकड़ आकर्ष की कमर पर कस देती है। यह महसूस करके अब ऐश को अच्छा महसूस हो रहा है। वह अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। धीरे धीरे दोनों ही अपने प्यार की गहराइयों में खोते जा रहे थे। पता नहीं रात के किस पहर दोनों रुके और एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह का समय। आकर्ष अपने साइड में हाथ फेरता है, अपनी अधखुली आंखों से अपने बेड के साइड देखता है जो कि खाली था। अपनी बेड की साइड वापस से खाली देख उसे वही पुराना डर सताने लगता है और वह हड़बड़ाते हुए उठ जोर से चिल्लाता है, ऐश्वर्या। चैप्टर 69 पेनफुल इंटीमेसी। सुबह का समय। इतनी प्यारी रात एक साथ बिताने के बाद सुबह जब आकर्ष की नींद खुलती है तो वह आंखें बंद किए ही साइड में हाथ फेर अपनी प्यारी बीवी को ढूंढने लगता है। अपनी साइड में ऐश की मौजूदगी ना महसूस कर वह नींद भरी आंखों को खोल बाजू में देखता है जहां पर ऐश की जगह खाली थी। अपने बाजू की जगह खाली देख वह हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाता है और पूरे रूम को देखने लगता है। पूरे रूम में ऐश का नामो निशान नहीं था। उसे धीरे धीरे शिमला वाली सुबह याद आने लगती है और उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। आकर्ष गुस्से में जोर से चिल्लाता है, ऐश्वर्या। पर ऐश वहां होती तो ही उसकी आवाज सुनती। आकर्ष जल्दी से बिस्तर से उठ अपनी कमर में टॉवल लपेट बाथरूम चेक करता है, वहां भी ऐश नहीं थी। इस वक्त आकर्ष की आंखों में केवल गुस्सा दिख रहा था। वह रूम से बाहर सीढ़ियों की तरफ देखता है जहां पर ऐश की कपड़े नहीं थे। वह नीचे हॉल की ओर जाता है। पूरे हॉल में जोर जोर से ऐश्वर्या का नाम चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ ऐश कानों में हेडफोन लगाए तेज आवाज में गाने सुन रही थी। इस वक्त ऐश ने केवल आकर्ष की शर्ट पहनी थी। उससे आकर्ष की शर्ट घुटनों तक आ रही थी। ऐश अभी किचन में खड़ी अपने लिए कॉफी बना रही थी। उसके बाल गीले थे और उनसे टपकता हुआ पानी शर्ट को भिगो रहा था। वह शर्ट ऐश के साइड से डबल थी। ऐश ने उसे मोड़ा हुआ था और उस शर्ट के कारण उसके क्लीवेज और गर्दन पर बने निशान विजिबल हो रहे थे जो कि कल रात की कहानी बयां कर रहे थे। ऐश के चेहरे पर ग्लो दिख रहा था। अपनी और आकर्ष की इतनी प्यारी रात के बारे में सोच सोचकर उसके गाल लाल हो रहे थे। उसे सुबह का वाकया याद आता है जब आकर्ष का एक हाथ उसके सीने पर था और वह उन्हें प्रेस कर रहा था। आकर्ष के ऐसे प्रेस करने पर धीरे धीरे ऐश की नींद खुलने लगती है। उसे अपने सीने पर भार महसूस होता है। वह नीचे सरकर देखती है तो आकर्ष उसके सीने को सहला रहा था। वह अपना सिर तिरछी कर बाजू में देखती है तो आकर्ष नींद में था। वह हल्के हाथों से उसके गालों को थपथपाती है पर आकर्ष टस से मज नहीं होता।
ऐश के ऐसे थपथपाने के बाद भी आकर्ष की नींद नहीं खुलती तो ऐश मुस्कुराते हुए वापस से उसके हाथों का पीछा करती है जो कि लगातार उसके सीने को सहला रहे थे। आकर्ष को ऐसा करते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसे शर्म भी आ रही थी कि आकर्ष नींद में भी उसे छोड़ नहीं रहा था। ऐश को अपने सीने पर हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था पर आकर्ष की करीबी से वह इस दर्द को इग्नोर कर रही थी। ऐश धीरे से आकर्ष का हाथ अपने सीने से हटाती है और उठ के बैठ जाती है। ऐश को अपनी पूरी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था। कल रात न जाने कितने ही बार उन दोनों ने एक दूसरे की करीबी को महसूस किया था। आकर्ष तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था पर ऐश के मिन्नतें करने और रोने के कारण ही उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर उसे सोने दिया था। ऐश आकर्ष की तरफ देखती है जो कि एक मासूम बच्चे के जैसे सो रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था ऐश को पा लेने का। ऐश झुककर उसके लिप्स पर किस करती है और बेड से उठ सीधे बाथरूम की ओर चली जाती है। बाथरूम में फ्रेश होकर ऐश बाथरॉब पहन बाहर आती है तो उसे समझ आता है कि उसकी साड़ी तो बाहर पड़ी हुई है और ब्लाउज और पेटीकोट पहनने लायक नहीं है तो वह आसपास देखती है जहां पर आकर्ष की शर्ट पड़ी हुई थी। वह उस शर्ट को उठा केवल उसे पहन लेती है और नीचे किचन की ओर चली जाती है। इस समय उसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करना था इसलिए वह अपने लिए कॉफी बना रही थी। ऐश ये सब सोच ही रही थी कि उसे कोई बेरहमी से अपनी तरफ खींच लेता है। खुद को ऐसे खींचे जाने पर ऐश न समझी में ऊपर की ओर देखती है जहां पर आकर्ष उसे गुस्से में घूर रहा था। आकर्ष के ऐसे गुस्से में घूरने पर ऐश उसे कंफ्यूजन में देख और कानों से हेडफोन निकाल कहती है, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आकर्ष ऐश के दोनों कंधों को पकड़ उसे हिला अपने दांत पीसते हुए कहता है, कहाँ थी तुम बीवी? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं। 2 रातें हमने साथ में बिताई है, दोनों ही बार सुबह तुम मुझे मेरे बाजू में नहीं मिली हो। मैं जान सकता हूं क्यों गुस्से में चिल्लाते हुए। तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत महसूस हो गई जो तुम मेरे बाजू से उठकर यहां हो? तुम मुझे उठा नहीं सकती थी। आकर्ष की ऐसी गुस्से भरी आवाज सुन ऐश डर जाती है और कॉफी मग साइड में रखते हुए कहती है, मैं जब उठी तब आप सो रहे थे, मुझे कॉफी पीनी थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं नीचे आ गई, पर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ऐश की ऐसे डरी हुई आवाज सुन आकर्ष अपने गुस्से को कंट्रोल कर गहरी सांस ले कहता है, मुझे पसंद नहीं है जब मैं सुबह उठूं तो तुम मुझे मेरे बाजू में चाहिए और यदि तुम्हें उठना है तो तुम मुझे पहले उठा दो, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि रात को हम साथ में सोए और सुबह मैं अकेला बिस्तर पर रहूं। ऐश आकर्ष का डर समझ रही थी इसलिए वह उसके नेकेड सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, रिलैक्स, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई थी। आप शिमला वाली रात को लेकर अभी तक परेशान हो रहे हैं, वह सब तो एक ड्रिंक के कारण हुआ था, पर कल तो हम होशो हवास में पास आए थे ना, तो मैं कैसे आपको छोड़कर जा सकती हूँ। इसके साथ ही वो अपने सर को आकर्ष के सीने में रख लेती है। इस समय उसे आकर्ष के तेज धड़कते दिल की आवाज आ रही थी। वह जोर से आकर्ष की कमर को होल्ड कर लेती है जिससे आकर्ष शांत हो सके। आकर्ष जो कि गुस्से में था ऐश की करीबी को महसूस कर उसे अपनी बाहों में कस लेता है और उसके बालों पर किस करते हुए कहता है, बीवी, मैं एक बार वो दर्द महसूस कर चुका हूं और अब मैं नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज आगे से ऐसा कुछ मत करना। तुम समझ रही हो ना, वरना मैं क्या कर जाऊंगा यह मुझे भी नहीं पता। यू आर ओनली माइन। ऐश जो कि आकर्ष के सीने से लगी हुई थी, आकर्ष की बातें सुन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो आकर्ष की तड़प महसूस कर पा रही थी। ऐश आकर्ष के सीने से अलग होते हुए उसके चेहरे की तरफ देख कहती है, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, और इसके साथ ही वह अपने होठों को आकर्ष के होठों से जोड़ देती है और धीरे धीरे उन्हें किस करने लगती है। आकर्ष जो कि अभी भी ऐश के खोने के डर और गुस्से से बाहर नहीं आया था, ऐश के ऐसे किस करने पर अपने एहसासों को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे हार्डली किस करते हुए फ्रिज से सटा देता है। आकर्ष के ऐसे रफली किस करने पर ऐश उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वह आकर्ष की तड़प और डर समझ रही थी, इसलिए वह उसका साथ देने लगती है। आकर्ष ऐश को उठा हाल में ले आता है और वहां लगे सोफे पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और बिना किस ब्रेक किए धीरे धीरे उसकी शर्ट की बटन खोलने लगता है। वह ऐश को वापस से महसूस करना चाहता था कि ऐश उसकी है और वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ऐश का पूरा बदन दर्द कर रहा था, पर आकर्ष के बारे में सोच वह उसे कुछ नहीं कहती और उसका साथ देने लगती है।
आकर्ष धीरे धीरे ऐश के ऊपर से अपनी शर्ट निकाल देता है और अपनी कमर से टॉवल को रिमूव कर उसके ऊपर आ जाता है। आकर्ष उसके लिप्स को किस करने के बाद उसके गले पर किस करने लगता है। ऐश के हाथ लगातार आकर्ष की पीठ पर चल रहे थे और उसके मुंह से आहें निकल रही थी। आकर्ष ऐश के गले में बाइट कर उसी जगह सक और किस्सा कर रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ उभारों की तरफ पड़ने लगते हैं और वहां पर भी किस और बाइट करने लगता है। आकर्ष बहुत ही रफली उसके साथ पेश आ रहा था, जिससे ऐश दर्द के कारण सिसक रही थी। अपना गुस्सा और डर दोनों ही उनके करीबी में निकाल रहा था। वह ऐश के उभार को प्रेस और शक करते हुए ही बिना किसी वार्निंग को खुद को शिफ्ट कर ऐश के अंदर एंटर कर जाता है। ऐश जो कि इन सब के लिए रेडी नहीं थी, आकर्ष के ऐसा करने पर दर्द से चिल्ला उठती है, पर आकर्ष को जैसे उसके चिल्लाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे बस इस समय ऐश को पाना था और खुद में महसूस करना था कि वह उसे छोड़कर नहीं गई है। आकर्ष तेजी से अपनी कमर को मूव करने लगता है। रात भर की इंटिमेसी के बाद सुबह अभी उसने रिलैक्स किया ही नहीं था कि वापस से इस पेनफुल इंटिमेसी के कारण उसे अपनी बॉडी में दर्द होने लगता है। आकर्ष उसके उभारों को तेजी से शक करते हुए अपनी कमर को जोर जोर से मूव कर रहा था। ऐश की आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वह आकर्ष को रोक नहीं रही थी। वह जानती थी कि आकर्ष ये जानबूझकर नहीं कर रहा है, इसलिए वह चुपचाप उसकी करीबी को महसूस कर रही थी। उसके दोनों हाथ आकर्ष की पीठ पर कसे हुए थे। दर्द के कारण उसके नाखून आकर्ष की पीठ पर धंस रहे थे। करीब 1 घंटे बाद आकर्ष रुकता है और ऐश के माथे को चूम अपने सर को ऐश के सीने पर रखते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर ओनली माई। आई लव यू ऐश्वर्या, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ऐश जो कि दर्द के कारण बेहोशी की हालत में आ गई थी, आकर्ष की बात सुन मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके सिर पर अपने हाथ चलाने लगती है, जिसे महसूस कर आकर्ष उसके ऊपर ही रेस्ट करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों की ही नींद लग जाती है। सुबह सुबह इतनी पेनफुल इंटीमेसी के कारण दोनों ही थके हुए थे और वही सोफे पर दोनों एक दूसरे को हक किए हुए सो जाते हैं। चैप्टर 70 कृष अनोखी किस नोकझोंक। अनोखी का रूम। अनोखी आराम से अपने बेड पर सो रही थी। इस समय सुबह के 8:30 बज रहे थे, पर अनोखी इन सब से बेखबर अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही थी। अनोखी को दादाजी ने बता दिया था कि ऐश 2 से 3 दिन तक वापस नहीं आएगी और इस बात की जानकारी ऐश को नहीं थी, इसलिए दादाजी ने अनोखी को पहले ही हिंट कर दिया कि वह ऐश का वेट कल न करे। अब बिना ऐश के हमारी अनोखी कैसे कॉलेज जा सकती थी, इसलिए वह भी मस्त छुट्टियां एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद अनोखी को ऐसे महसूस होता है कि कोई अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा है। उन नजरों की तपस से अनोखी की नींद हल्की हल्की खुलने लगती है और वह अपनी अधखुली आंखों से अपने साइड में देखती है तो उसे कृष का चेहरा नजर आता है, जो कि उसके बाजू में लेट अपनी कोहनी से सिर को टिकाए लगातार उसे ही देख रहा था। अनोखी सुबह सुबह कृष को सामने देख हल्की स्माइल करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग। अनोखी को लग रहा था कि वह सपने में है, इसलिए वह कृष को देखकर स्माइल कर रही थी। कृष मुस्कुराते हुए अनोखी को गुड मॉर्निंग कहता है और उसके लिप्स पर बेबी किस कर लेता है। लगता है तुम्हें बहुत अच्छी नींद आए और तुम मेरे ही ख्यालों में खोई हुई हो, इसलिए मुझे देखकर इतना मुस्कुरा रही हो। अनोखी कृष की बात सुन हाँ में सिर हिला देती है। कृष अनोखी की हाँ सुन उसे कहता है, क्या तुम्हें और किस चाहिए। कृष के ऐसे पूछने पर अनोखी वापस से हाँ में सर हिला देती है। कृष को तो बस मौका चाहिए था, इसलिए वह जल्दी से अनोखी के ऊपर आ उसके चेहरे को पकड़ किस करने लगता है। अनोखी जो कि आधी नींद में थी, वह धीरे धीरे कृष की किस का रिस्पांस करने लगती है। कृष तो केवल अनोखी को टीज करने के लिए कहा था, पर अनोखी के रिस्पॉन्स से अब उसमें खोता चला जा रहा था। वह अनोखी के दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर टक्कर देता है और उसे गहराई से चूमने लगता है। धीरे धीरे वह बहुत एग्रेसिव होकर अनोखी को किस कर रहा था और वह उसके लिप्स को शक करते हुए काटता है। जब अनोखी को ऐसा महसूस होता है कि यह सब उसके साथ सपने में नहीं रियल में हो रहा है, तो वह अपनी पूरी आंखों को खोल सामने देखती है तो उसे कृष का चेहरा नजर आता है, जो कि आंखें बंद किए उसे ही किस किए जा रहा था। अनोखी हल्का कसमस आते हुए कृष को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, पर कृष बखूबी जानता था कि अनोखी जब अपने सपने से बाहर आएगी तो वह कुछ ऐसे ही रिएक्ट करेगी। इसीलिए उसने पहले ही उसके दोनों हाथों को ऊपर टक कर दिया था और अपने पैरों की मदद से उसके दोनों पैरों को लॉक कर दिया था।
वह अब और भी गहराई से किस करने लगता है। बीच बीच में वह अनोखी के लिप्स को शक के साथ साथ काट भी रहा था। वह कभी उसके अप्पर लिप को शक करता तो कभी लोअर लिप को। अनोखी बार बार प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रही थी पर क्रिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे क्रिश किस से आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वह अपने एक हाथ से अनोखी के दोनों हाथों को पकड़ अपना दूसरा हाथ अनोखी की बॉडी में फिराने लगता है। अनोखी को जब क्रिश के हाथ अपनी बॉडी पर फील होते हैं तो वो सहने लगती है और उसके मुंह से धीरे धीरे आह निकलने लगती है। क्रिश अनोखी को खुद में खोता महसूस कर अपने हाथों को उसकी अप्पर बॉडी की ओर ले जाने लगता है। अनोखी जो कि क्रिश की किस में और उसके टच को एंजॉय कर रही थी। क्रिश उसके उभार को सहलाने लगता है। वह एक उभार को जोर से प्रेस करता है जिससे अनोखी दर्द के मारे चिल्ला उठती है। क्रिश को इसी का इंतजार था। वह जल्दी से अनोखी के मुंह में अपनी जीभ को इंटर करता है और उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। क्रिश अनोखी को हंगरीली किस कर रहा था और उसके हाथ बाकायदा उसके उभारों पर चल रहे थे। वह बिल्कुल स्ट्रेस बॉल के जैसे अनोखी के उभारों को प्रेस कर रहा था। कुछ ही देर में जब अनोखी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो क्रिश ना चाहते हुए भी उसके माथे पर किसकर उसके बाजू में लेट जाता है। अनोखी अपने सांसों को कंट्रोल कर रही थी। क्रिश लगातार अनोखी को तेज तेज सांस लेते हुए उसके चेहरे और सीने को देख रहा था। उसका मन अभी भी नहीं भरा था। वह अनोखी के साथ आगे बढ़ना चाहता था पर वह जानता था कि अभी यह सही समय नहीं है, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया। अनोखी जब अपने सेंस में आती है तो अपने बाजू में क्रिश को देखते हैं जो कि उसे ही देख रहा था। अनोखी का मन खुद को थप्पड़ मारने का कर रहा था। वह कैसे क्रिश के ये सब करने पर रिएक्ट कर रही थी। वह अपने इमोशन को कंट्रोल कर चिढ़ते हुए क्रिश की तरफ देखती और कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अरे वही जो अभी किया, ना भूल गई हो तो फिर से करके बताओ कि मैं क्या कर रहा था। लगता है मिस अनोखी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको फिर से सेटिस्फाइड करने में। अनोखी अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम मेरी नींद में होने का फायदा उठा रहे थे और अब बातें बना रहे हो। क्रिश भोला चेहरा बनाते हुए कहता, और रियली पर किस करने के लिए तो तुमने ही हाँ कहा था। इसका यही मतलब हुआ कि तुम मुझे नींद में फील कर रही थी, तुम मेरे ही सपने देख रही थी और जब मैंने तुम्हें किस करने का ऑफर दिया था तुमने आसानी से हाँ कर दिया। और एक मिनट मैडम, अभी कुछ देर पहले तुम मेरी किस का रिस्पांस भी कर रही थी और प्लेजर से मौन भी कर रही थी। क्रिश के ये सब कहने पर अनोखी के गाल लाल होने लगते हैं। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसने ऐसे कैसे रिएक्ट कर दिया। वो जल्दी बिस्तर से उठ अपना तकिया उठा क्रिश को मारते हुए कहती है, यू बेशर्म इंसान, एक तो तुम मेरे रूम में आ गए और ऊपर से मेरे नींद में होने का फायदा उठाया और मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। अनोखी के ऐसे मारने पर क्रिश जल्दी से बेड से उठ जाता है और अनोखी से दूर खड़ा हो जाता है। अनोखी लगातार अपने बेड से सामान उठाकर क्रिश की तरफ फेंक रही थी। इतने में मिसेस लूथरा आते हुए कहती हैं, अनोखी बिहेव योरसेल्फ, क्या कर रही हो ये तुम? मिसेस लूथरा को आया देख क्रिश मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहता है, देखिए ना आंटी, आप ही ने कहा था कि मैं अनोखी को उठा दूं, पर मैं जैसे ही उसे उठाने गया ये चिढ़कर मेरे ऊपर सारा सामान फेंकने लगी और कहती है कि मैं कौन होता हूं उसकी नींद खराब करने वाला, निकल जाओ मेरे रूम से। और यह सब कहते हुए क्रिश बहुत ही मासूम लग रहा था। क्रिश की ऐसी बातें सुनकर अनोखी का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था कि कोई इतना नौटंकीबाज कैसे हो सकता है। वह मिसेस लूथरा की तरफ देखती है जो कि उसे ही गुस्से में घूर रही थी। मिसेस लूथरा अनोखी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, यही सब सिखाया मैंने तुम्हें? एक तो वह बेचारा लड़का तुम्हें उठाने आया, टाइम देखा है तुमने, 9 बजे बज चुके हैं, नाश्ते में हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, पर यहाँ तो मैडम घोड़े बेचकर सो रही है। मिसेस लूथरा को खुद पर चिल्लाते सुन अनोखी क्रिश की तरफ इशारा करते हुए कहती है, पर मॉम ये झूठ बोल रहा है, ये सब इसने कुछ नहीं कहा, यह मेरे रूम में आकर मेरे साथ। अनोखी कहते कहते रुक गई थी। अनोखी को ऐसे रुकता देख क्रिश तिरछी मुस्कान लिए कहता है, बताओ ना आंटी को मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? मैं तुम्हें यहाँ उठाने आया था और तुम मुझे गड्ढे फेंक रही हो, कहीं चादर फेंक रही हो, कहीं पलंग से कुछ उठाकर फेंक रही हो, अभी मुझे लग जाती तो। अनोखी दांत पीसते हुए क्रिश की ओर देखती और कहती है, तुम चुप रहोगे? मिसेस लूथरा अनोखी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम उसे अपनी आंखें दिखाना बंद करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, नाश्ते की टेबल पर हम सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
फिर क्रिश की तरफ देखकर, चलो बेटा, ये तो आती रहेगी, आलस की दुकान है ये, चलो हम नीचे चलकर आप नाश्ता करो, सुबह सुबह इतना परेशान हो गए। क्रिश अच्छे बच्चों के जैसे सिर हिलाते हुए, जी आंटी बस मैं आ ही रहा हूँ। इसके साथ ही मिसेस लूथरा रूम से बाहर जाने लगती है। क्रिश एक बार अनोखी की तरफ मुड़ उसे फ्लाइंग किस और आई विंक करते हुए चले जाता है। अनोखी, जो कि क्रिश को देख रही थी, वह अपने हाथ में पकड़े हुए चादर को कुछ मुझाने लगती है और गुस्से में कहती, यू बेशर्म इंसान, तुम्हें तो मैं अब बताऊंगी कि अनोखी क्या चीज है। अभी अनोखी यह सब सोच ही रही थी कि इतने में मिसेस लूथरा की वापस से चिल्लाने की आवाज आती, अनोखी तुम अपने बिस्तर से उठी हो कि नहीं, वरना भूल जाना कि तुम्हें नाश्ता मिलेगा। मिसेस लूथरा की इतने गुस्से भरी आवाज को सुन अनोखी सकपकाते हुए जल्दी से बेड से उठ बाथरूम की ओर चली जाती है। अनोखी जैसे ही बाथरूम में आती है तो सामने शीशे पर वह खुद को देखती है। उसके लिप्स हल्के हल्के सूजे हुए थे। उसे क्रिश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने किस करते टाइम उसको काटा भी था। वह जैसे ही अपना नाइट सूट उतारती है तो अपने उभार पर रेडनेस देखती है। उसे वो पल याद आता है जब क्रिश उसके उभारों को सहला रहा था। ये सब सोचते ही उसके गाल वापस से लाल होने लगते हैं। वह क्रिश को कोसते हुए शावर के नीचे खड़ी हो नहाने लगती है। क्रिश मिसेस लूथरा के साथ नीचे आता और कहता है, आंटी इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप, एक कम कीजिएगा, मिस अनोखी को मेरे अस्पताल भेज दीजिएगा। 2-3 बार उनका मेडिटेशन और उसकी टिप्स दूंगा जिससे वह गुस्सा करना कम कर देंगी। क्रिश की बात सुन मिसेस लूथरा का चेहरा एलईडी बल्ब के डे से चमकने लगता है, जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, एक काम करना, अभी नाश्ते के बाद ना तुम उसको लेते जाना, और मैं तो कहती हूँ 1-2 बार क्यों 2-3 महीने का कोर्स करवा देती हूँ जिससे इस लड़की का गुस्सा जो नाक पर चढ़ा रहता है वह कम हो जाए। मिसेस लूथरा की बात सुन क्रिश के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, जी जी बिल्कुल आंटी, पर्सनली में ही मिस लूथरा को अटेंड करूंगा जिससे उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। इसके साथ ही दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।